फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 141। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 141 एड्स बाय पब फ्यूचर। यह अध्याय पाठकों मनी_किंग_MM और ब्रैंडन_ब्रिस्को को इस उपन्यास को 2 आइस कोला उपहार में देने के लिए समर्पित है। पाठकों मनी_किंग_MM और ब्रैंडन_ब्रिस्को को बहुत बहुत धन्यवाद। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हाँ, बस ऐसे ही खड़े रहो और तुम्हें पहले ही मार डालो। लुइस ने आदित्य को भ्रम की दुनिया में फंसाने के लिए 3 सितारा आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था। यह आर्टिफैक्ट इतना मजबूत था कि यह 4 ऑर्डर को भी भ्रम में फंसा सकता था। लुइस इस आर्टिफैक्ट को अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन वह इसे ले आया क्योंकि उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि उसकी आर्टिफैक्ट उसके लिए उपयोगी होने वाली है। लुइस धीरे धीरे आदित्य के पास गया। आदित्य की तरह ही उसका शरीर भी दर्द से भरा हुआ था। वह बस आदित्य को मारकर भाग जाना चाहता था। मैं अपनी चोटों को ठीक करने के बाद वापस आऊंगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपना बायां हाथ फिर से उगा पाऊंगा या नहीं। अपने खोए हुए बाएं हाथ को देखकर लुइस को लगा कि उसका दिल गुस्से से उबल रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे 3 स्तरीय राज्य पर कब्जा करने के लिए इतना त्याग करना पड़ेगा। जब तक तुम चले जाओगे, मैं आसानी से तुम्हारा राज्य अपने कब्जे में ले लूंगा। लुइस आदित्य के सिर पर वार करने ही वाला था कि तलवार उसके माथे को छू पाती। आदित्य का शरीर धुंधला हो गया। वह गायब हो गया और फिर लुइस के पीछे दिखाई दिया। टकराना, मैं क्यों उड़ रहा हूँ? लुइस को लगा कि उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही है। लेकिन जब उसने अपना सिरविहीन शरीर और लाल रंग के ड्रैगन की ठंडी आंखें देखीं तो उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ था। टकराना। लुइस का सिर जमीन पर गिर गया। वह आदित्य को तब तक देखता रहा जब तक कि वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो नहीं गया, जो पश्चाताप और अनिच्छा से भरा हुआ था। डिंग। मेजबान ने एक शुरुआती 5वें क्रम के मरमेन राजा को मार दिया है। डिंग। अनुभव अंक सहेजे गए हैं। क्या होस्ट सहेजे गए अनुभव अंकों का उपयोग स्तर बढ़ाने के लिए करना चाहता है? आदित्य ने एक पल के लिए सोचा और स्तर न बढ़ाने का फैसला किया। बिना स्तर बढ़ाए वह एक शुरुआती 5वें क्रम का मुकाबला करने में सक्षम था। आदित्य को लगा कि अगले स्तर पर जाने से पहले उसे अपनी मौजूदा शक्तियों में महारत हासिल करने के लिए अभी भी समय चाहिए। मैं बहुत थक गया हूँ। लुइस को मारने के बाद आदित्य बस गड्ढे के बीच में लेट गया। राजा लुइस के शव की परवाह किए बिना अभी वह बस आराम करना चाहता था। आदित्य को लगा कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है। इससे पहले आदित्य ने लाइटनिंग आर्मर, स्टॉर्म फ्लाइट और क्रिम्सन लाइटनिंग डैश का इस्तेमाल किया था। इन 3 कौशलों ने उसकी चपलता और ताकत को उस स्तर तक बढ़ा दिया था जहां वह एक शुरुआती 5वें क्रम के खिलाड़ी से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था। बिजली कवच। तीसरा क्रम निष्क्रिय मंत्र विवरण। एक विशेष प्रकार का कौशल जिसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से बिजली की प्रकृति में हेरफेर कर सकते हैं। फंक्शन 1। उपयोगकर्ता बिजली तत्वों का उपयोग करके एक पारदर्शी बिजली कवच बना सकता है। बिजली कवच को सक्रिय रखने के लिए प्रति सेकंड 20 जोड़ मैना की खपत होगी। जब बिजली कवच बनाया जाता है तो उपयोगकर्ता की रक्षा अत्यधिक बढ़ जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फंक्शन 2। जब इस कौशल का पहला फंक्शन उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता की ताकत 100 जोड़ बढ़ जाएगी। तूफान उड़ान। तीसरा क्रम निष्क्रिय मंत्र विवरण। एक विशेष प्रकार का कौशल जो केवल पौराणिक वर्ग स्टॉर्म मार्शल के पास होने के कारण प्रदान किया जाता है। कौशल तूफानों से संबंधित है। इस कौशल की शक्ति को वायु तत्वों का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। फंक्शन 1। जब ये कौशल सक्रिय होता है तो उपयोगकर्ता की गति 100 जोड़ बढ़ जाएगी। पहले फंक्शन को सक्रिय रखने के लिए प्रति मिनट 20 जोड़ की खपत होगी। फंक्शन 2। जब तूफान आता है तो उपयोगकर्ता की चपलता 200 जोड़ तक बढ़ जाएगी। क्रिम्सन लाइटनिंग डैश। तीसरा क्रम निष्क्रिय मंत्र विवरण। एक विशेष प्रकार का कौशल जो उपयोगकर्ता के हृदय में पीक 6ठे क्रम के बिजली वाले वन हिरण के हृदय को प्रत्यारोपित करने से प्राप्त होता है। फंक्शन 1। ये कौशल बिजली की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिजली की प्रकृति का उपयोग करके उपयोगकर्ता की गति 25 सेकंड तक बढ़ाई जा सकती है। हर बार जब बिजली की डैश का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता की गति 200 जोड़ बढ़ जाएगी और कौशल को सक्रिय रखने के लिए यह प्रति सेकंड 20 जोड़ मैना का उपभोग करेगा। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। आदित्य जागो, जागो, मैं कहाँ हूँ? ड्रैगन सम्राट ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि वह सैनिकों से घिरा हुआ है। जब उसने अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि धन की देवी एलिसिया उसे चिंतित नजर से देख रही थी। अभी देवी बिल्कुल भी आत्मविश्वासी, शांत व्यवसायी महिला जैसी नहीं लग रही थी। वह एक कमजोर लड़की की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह अपने आंसू रोक रही थी। आदित्य ने ऊपर देखा तो पाया कि तसुंडेरे राजकुमारी उसकी ओर देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें कई भावनाएं व्यक्त करना चाहती थीं।
लेकिन जूलिया ने भीड़ के सामने उन्हें रोक लिया। महाराज, आप आखिरकार जाग गए। वॉटसन आदित्य से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। वॉटसन के बगल में लियो था जो थोड़ा चिंतित दिख रहा था, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी वही ठंडा भाव था। एम्बर भी थी जो उसे चिंतित नज़र से देख रही थी। आदित्य को जानने वाले सभी लोग उसे चिंतित चेहरे से देख रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम नहीं मरे, वरना मैं और दूसरे लोग भी मर जाते, एलिसिया ने बेपरवाह लहजे में कहा। वह अपनी सामान्य शांति वापस पा चुकी थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरों के लिए उसके शब्दों का मतलब था कि इस्तारिन राजा के मरने से पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन आदित्य, वॉटसन और जूलिया के लिए उसके शब्दों का मतलब था कि अगर आदित्य मर गया तो अनुबंध के कारण वह और अन्य देवियां भी मर जाएंगी। ईमानदारी से कहूं तो आपको इतनी लापरवाही बंद कर देनी चाहिए। आप हमारी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। आदित्य ने हंसते हुए आसमान की ओर देखा जो अब सामान्य रंग में लौट आया था। हाँ, अगर मेरे साथ 7 देवियों में से 2 भी हों तो मैं लापरवाह होना छोड़ सकता हूँ। चूंकि वाटसन के अलावा कोई भी देवियों की पहचान नहीं जानता था, इसलिए सभी ने सोचा कि आदित्य मजाक कर रहा है। आउच, तुम क्यों चुटकी काट रहे हो? आदित्य ने जूलिया की ओर देखा जिसने अचानक उसकी कमर पर चुटकी काट ली थी। हम्फ, बिना किसी कारण के। कीमिया देवी ने नागभान सिकुड़ी और फिर दूसरी ओर देखने लगी। ड्रैगन राजा, तुम बहुत लालची हो रहे हो। कहावत है, बहुत लालची होना अच्छा नहीं होता। आदित्य बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने ये चुटकुले माहौल को फिर से जीवंत बनाने के लिए कहे थे। सांस, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका तसुंडेरे चरित्र कभी बदलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसके तसुंडेरे चरित्र से नफरत है, मुझे उसका चरित्र बहुत ताज़ा और मनोरंजक लगता है। आदित्य ने पाया कि उसकी पिछली चोटें 1/4 तक ठीक हो गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जूलिया ने उसे कुछ उपचार गोलियां दी थीं। जूलिया ने आदित्य को खड़ा होने में मदद की। दुश्मन का क्या हुआ? आदित्य का स्वर फिर गंभीर हो गया। हर कोई मर चुका है। मैं एक भी सैनिक का शव नहीं ढूंढ पाया। हर कोई जलकर राख हो गया है। अच्छा, आदित्य ने फिर अपना ध्यान अपने 7 सेनापतियों की ओर लगाया। आप में से 7 लोग सेना को 7 समूहों में विभाजित करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी नेपोका साम्राज्य और पलाडिन राजवंश सहित अन्य 13 राज्यों पर कब्जा करें। अब से ये सभी 14 राज्य इस्तारिन साम्राज्य का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ निर्देशों के बाद 250,000 की सेना को 7 समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह का नेतृत्व आदित्य के सेनापतियों में से एक करेगा। आदित्य ने काम आसान कर दिया है। अब उसके सेनापतियों को केवल उन क्षेत्रों पर दावा करना होगा। वॉटसन, हमारे पास कितने ड्रैगनियन हैं? महाराज, हमारे पास करीब 700 ड्रैगनियन हैं। इन 15 दिनों में आदित्य ड्रैगनियन की संख्या बढ़ा रहा है। सभी ड्रैगनियन या तो दूसरे क्रम के शीर्ष या तीसरे क्रम के पावरहाउस थे। प्रत्येक समूह को 100 ड्रैगनियन दिए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक एक सप्ताह के भीतर अपने कार्य पूरे कर ले, उससे अधिक नहीं। यदि दुश्मन आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है तो हिंसा का उपयोग करने में संकोच न करें। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। चूंकि 14 राज्यों ने उसके राज्य पर हमला करने की हिम्मत की थी, इसलिए आदित्य उन्हें जाने नहीं देगा। वह सभी 14 राज्यों पर विजय प्राप्त करने जा रहा था। उन 14 राज्यों के प्रत्येक शाही सदस्य को बिना किसी दया के मार डालने का आदेश दिया गया था। मॉगन, मैं चाहता हूं कि तुम एलेनोर के साथ जाओ और उसकी मदद करो। मॉगन जुल्क्स राजवंश के कमांडरों में से एक था। आदित्य ने उसे अपना गुलाम बना लिया था और फिर बाद में उसे अपने ड्रैगनियन में से एक बना दिया। मॉगन एक शक्तिशाली और कुशल नेक्रोमेंसर है। यह उसकी वजह से ही था कि इस्टारिन किंगडम कई नेक्रोमेंसरों को पालने में कामयाब रहा है। समझ गए महाराज? मॉगन को इस्तारिन राजा का गुलाम बनने का कोई अफसोस नहीं है। यह इसके विपरीत था। इस्तारिन साम्राज्य का गुलाम बनना उसके जीवन का निर्णायक मोड़ था। इस्तारिन साम्राज्य में शामिल होने के बाद, क्योंकि वह राजा की गुलाम थी, किसी ने उसे आदेश देने की हिम्मत नहीं की। उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं किया गया। इसके बजाय वह एक प्रशिक्षक बन गई और उसे साधना के लिए संसाधन दिए गए। बाद में उसे ड्रैगनियन बनने का मौका दिया गया, जिससे उसकी साधना चौथे क्रम की शुरुआत तक बढ़ गई। आदित्य मॉगन को एलेनोर के साथ इसलिए भेज रहा है क्योंकि 6ठी डिवीजन की कप्तान के पास अनुभव की कमी है और उसे कमांडिंग का कोई ज्ञान नहीं है। एलेनोर शर्मीली और शांत स्वभाव की है। आदित्य को लगता है कि वह कुछ गलतियां कर सकती है, इसलिए वह मॉगन को उसके साथ भेज रहा है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 142। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 142। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, मैं सोच रहा था कि खाना पकाने की प्रतियोगिता आयोजित करने के बारे में क्या ख्याल है। यह आयोजन आपके लिए अधिक लोकप्रियता हासिल करने का एक शानदार तरीका होगा। मैं चाहता हूं कि आप जजों में से एक बन जाएं।
इस आयोजन से हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। बुरा विचार नहीं है। और बताओ, अभी नाइलैंड राज्य के वर्तमान राजा आथा और प्रधानमंत्री दोनों कुछ बातचीत कर रहे थे। कृपया बुरा न माने, लेकिन वर्तमान में राजा की प्रतिष्ठा उतनी अधिक नहीं है। यदि महाराज अपने पिता से आगे निकलना चाहते हैं तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप जनता के साथ अधिक से अधिक बातचीत करें, ताकि जनता आपका समर्थन करे, भले ही आप राजा न रहें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का समर्थन भविष्य में मेरी कैसे मदद करेगा। आथा ने उलझन भरे लहजे में पूछा। उसे इस तरह की बातें अनावश्यक और उबाऊ लगीं। वह अपने बेडरूम में किसी महिला के साथ खेलना पसंद करेगा। जब उसे एक दयालु और सही व्यक्ति की तरह व्यवहार करने के लिए कहा गया तो उसे कुछ झुंझलाहट महसूस हुई। उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? वह राजा है और उसे ये तय करने का अधिकार है कि वह अपने राज्य पर कैसे शासन करने जा रहा है। महाराज, मैंने 93 साल तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है। यह मेरा 94वां साल है। इस पद पर 9 दशकों से काम करते हुए मैंने सीखा है कि जनता के पास भी बहुत ताकत होती है। जनता का समर्थन होना अपने बैकअप को सुरक्षित रखने जैसा है। इतना ही नहीं, जनता का समर्थन होने से दंगे नहीं होते और युवाओं को सैनिक बनने की प्रेरणा भी मिलती है। जनता ही अंतिम कार्यबल है। यदि आप उन्हें खुश नहीं रखते हैं तो संभावना है कि हमारी आबादी दूसरे राज्यों या क्षेत्रों में पलायन कर सकती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार को केवल अच्छे जीवन स्तर की आवश्यकता होती है। यदि जनता राजा से खुश नहीं है तो कोई भी राजा का सम्मान नहीं करेगा। प्रधानमंत्री भी एक शर्मीला लोमड़ी था। आथा को यह एहसास हुए बिना कि वह प्रधानमंत्री की हथेलियों में नाच रहा था। उसे एहसास हुए बिना ही हेरफेर किया जा रहा था। जबकि हर शाही अधिकारी और कुलीन इस सिंहासन उत्तराधिकार की दौड़ में पक्ष लेते थे, केवल प्रधानमंत्री ही वफादार रहे और कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। पिछला नाइलैंड राजा बुद्धिमान और समझदार था। वह जानता था कि उसके लोगों और उसके राज्य के लिए सबसे अच्छा क्या है। जबकि आथा ने राज्य को महत्व दिया, वह अपने लोगों के महत्व को नहीं समझता था। यह एक कारण है कि पिछले राजा नहीं चाहते थे कि आथा अगला राजा बने, क्योंकि उसका बेटा सत्ता के मद में अंधा था। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए आथा एक ऐसा बेहतरीन हथियार था जिसे इस्तेमाल किया जा सकता था। वह पिछले नाइलैंड राजा को तो नहीं बदल सका, लेकिन आथा को बदलना बहुत आसान था। ये वही था जिसने आथा को सभी भाइयों को खत्म करने के लिए उकसाया था। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजा वेगा का बेटा इतना मूर्ख होगा। इस बदमाश को सिर्फ सत्ता की परवाह है और किसी और चीज़ की नहीं। अब जब उसने अपने भाइयों को खत्म कर दिया है तो मुझे आखिरकार सिंहासन पर बैठने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगले कुछ सालों के लिए मैं तुम्हें राजा बनने की अनुमति दूंगा। चूंकि मैं पहले से ही उसे हेरफेर कर रहा हूं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से मैं यहाँ राजा हूं। एक बार जब मैं आथा के वफादार समर्थकों को खत्म करने में कामयाब हो जाऊंगा तो मैं आखिरकार अपनी चाल चलूंगा और उसकी हत्या कर दूंगा। और अंत में नाइलैंड साम्राज्य की गद्दी पर कब्जा कर लूंगा। नाइलैंड की गद्दी के लिए हर कोई लालची था। आथा और प्रधानमंत्री इस गद्दी को चाहते थे क्योंकि यह डाइंग आइल महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में सबसे मजबूत राज्य की गद्दी थी। हालांकि आथा और प्रधानमंत्री को यह नहीं पता था कि सबसे मजबूत राज्य का खिताब पहले ही स्टारिन किंगडम ने छीन लिया है। बस इतना ही कि आदित्य ने कभी किसी को अपनी शक्तियां नहीं दिखाईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्तमान समय में आदित्य के पास 30 से अधिक चौथे क्रम के साधक थे। नाइलैंड साम्राज्य खुद को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कह रहा था क्योंकि आदित्य ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी। आदित्य जानता है कि कब अपनी ताकत को छिपाना है और कब प्रकट करना है। ठीक है, तुमने मुझे मना लिया है। मैं थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा हूँ। मेरे शयन कक्ष में 2 नए गुलाम भेजो। महाराज, क्या आपकी कोई प्राथमिकता है? प्रधानमंत्री आथा के इस तरह के व्यवहार से स्पष्ट रूप से निराश थे। चाहे वह कितना भी शर्मीला या गणनात्मक क्यों न हो, प्रधानमंत्री ने कभी भी अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ संबंध नहीं बनाए। उसकी पत्नी ही वह साथी थी जिस पर वह अपने जीवन में भी भरोसा कर सकता था। अंत में राजा के विपरीत प्रधानमंत्री वफादार था। क्या कोई लोमड़ी जाति की महिला है? मैं कुछ समय से लोमड़ी जाति की महिलाओं के बारे में उत्सुक हो रहा हूँ। समझ गया, मैं लोमड़ी जाति के 2 गुलाम भेजूंगा, लेकिन कृपया उन्हें मारने की कोशिश मत करना। प्रधानमंत्री को उन लड़कियों पर दया आ गई। उनकी भी एक बेटी थी, इसलिए उन गुलामों को देखकर उन्हें हमेशा अपनी बेटी की याद आती थी। जब भी वह उन लड़कियों की दयनीय हालत देखता तो उसका दिल दुख जाता। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कोई वादा नहीं। जैसे ही आथा अपने सिंहासन से उठने वाला था, एक दूत जरूरी संदेश लेकर आया। महाराज, ये बुरी खबर है। पुरुष सैनिक जोर जोर से हौंफ रहा था, अपनी सांस संभालने की कोशिश कर रहा था। आथा और प्रधानमंत्री दोनों ने एक साथ भौहें सिकोड़ीं। क्या बुरी खबर? आथा को अंदर से लगा कि यह सैनिक उन्हें जो बुरी खबर बताने जा रहा था वह स्टारिन साम्राज्य का पतन था। तो आखिरकार स्टारिन साम्राज्य का पतन हो गया। अब जब मैंने उन लोगों के साथ हस्तक्षेप न करने का अपना वादा पूरा कर लिया है तो मुझे लगता है कि अब मैं आज़ाद हूँ। दोनों तरफ से सौदा पूरा हो चुका है। स्टारिन राजा ने अकेले ही 10,230,000 की सेना को हरा दिया है।
सेना को हराने के बाद उसने अपने सैनिकों और अपने सेनापतियों को नेपो का साम्राज्य और अन्य 13 राज्यों पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिसमें पलाडिन राजवंश भी शामिल था, जिसे 15 दिन पहले किसी रहस्यमयी साधक ने नष्ट कर दिया था। राजा आथा और प्रधानमंत्री ने पुरुष सैनिकों की ओर देखने से पहले एक दूसरे को देखा। क्या आप कृपया वही दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कहा? अभी आथा का दिमाग खराब था। अंदर ही अंदर वह चिल्ला रहा था, नहीं नहीं। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि राजा आदित्य अकेले 10,230,000 सैनिकों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि 14 राज्यों की संयुक्त शक्ति भी स्टारिन साम्राज्य को हराने में विफल रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यहाँ तक कि गहरे समुद्र के महल के राजा को भी आदित्य ने मार डाला। खबरों के अनुसार 10,20,000 सैनिकों में से एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा। यहाँ तक कि सैनिकों और राजाओं के शव भी नहीं मिले। ऐसा लगा जैसे सब कुछ राख हो गया हो। क्या? ये शब्द सुनकर आथा को लगा जैसे उसके पैरों में खड़े होने की ताकत खत्म हो गई है। उसका नितंब सिंहासन पर गिर गया, जबकि प्रधानमंत्री को लगा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। वह बस वहीं खड़ा रहा और संदेशवाहक सैनिक को घूरता रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। ये वह रात थी जब मार्क वेगा, पूर्व नाइलैंड राजा, मरने वाला था। केवल आथा को पता था कि उसके पिता आज रात मरने वाले हैं, इसलिए वह अपने पिता को आखिरी बार देखने आया था। आथा, क्या ये तुम हो? वर्तमान नाइलैंड राजा 100 साल के बूढ़े की तरह दिख रहा था। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी। राजा अपना मुंह भी नहीं खोल सकता था और न ही अपने शरीर को हिलाने की ताकत रखता था। अगर आथा ने राजा को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो भी मार्क वेगा 1 या 2 हफ्ते में मर जाता। हाँ पिताजी, यह मैं ही हूँ। आथा को अपने पिता की हत्या करने का थोड़ा दुख हुआ। आथा ने अपनी माँ को कम उम्र में ही खो दिया था। राजा होने के बावजूद उसके पिता ने बिना किसी पक्षपात के उसे और उसके भाइयों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया। यदि संभव हो तो वह अपने पिता को जीवित रखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि या तो उसे अपने सपने को खोना होगा या अपने पिता की जान को। आथा, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है। इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम कुछ याद रखो। उस समय आथा ने अपने पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ इसलिए सुना क्योंकि उसके मन में अपने बूढ़े पिता के लिए आखिरी सम्मान बचा था। नाइलैंड ने आथा को सलाह दी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में राजा ने कुछ वाक्यों के साथ अपनी बातचीत समाप्त की जिसे आथा अनदेखा नहीं कर सकता था। और अंत में, मैं राजा आदित्य को एक सहयोगी के रूप में चुनता हूं क्योंकि मुझे पता है कि उसका सहयोगी होने से हमें उसका दुश्मन होने से ज्यादा फायदा होगा। वह युवक तेज और चतुर है। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि उसे कब हमला करना है। यदि आप चाहते हैं कि नाइलैंड साम्राज्य खड़ा रहे तो कभी भी उस गठबंधन को न तोड़ें जो मैंने उसके साथ बनाया है। और उस आदमी को कभी नाराज मत करना। मेरा विश्वास करो, उस आदमी का दुश्मन बनना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। अब मुझे इसका पछतावा होने लगा है। आथा के गालों पर आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। सोने की तलाश में उसने हीरा खो दिया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 143। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 143। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, ये बुरी खबर है। सैकड़ों से अधिक जंगली ड्रैगन और वाइवन पूर्व से नाइलैंड साम्राज्य पर हमला कर रहे हैं। इस हमले का नेतृत्व स्वयं राजा आदित्य कर रहे हैं। क्या? आथा कमजोरी से सिंहासन पर बैठ गया। ये वही शानदार सिंहासन था जिस पर उसके पिता और नाइलैंड साम्राज्य के पिछले शासक बैठते थे। लेकिन उसके लिए ये सिंहासन अब शानदार नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जब उसने ताज पहना था तो सिंहासन ने वह राजसी गौरव खो दिया था जो कभी था। अपने पिता की मृत्यु के साथ सब कुछ गलत दिशा में चला गया। राजा आथा के पास केवल एक ही विकल्प था कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए। स्टारिन किंगडम में वापस लौटने के बाद आदित्य ने खुद को ठीक करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने सभी जंगली ड्रैगन और वाइवन को इकट्ठा किया जिन्होंने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य ने नाइलैंड किंगडम पर हमला कर दिया। अगले 7 दिनों तक आदित्य रुका नहीं। वह अकेला ही लाखों लोगों को मार सकता था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि नाइलैंड साम्राज्य में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब चौथे क्रम के साधक पूर्वज ने आदित्य को हराने की कोशिश की तो भी उसके खिलाफ कुछ भी काम नहीं आया। आदित्य ने नाइलैंड साम्राज्य के संरक्षक को मार डाला और जल्द ही एक एक करके नाइलैंड साम्राज्य के सभी प्रमुख शहर और क्षेत्र गिरने लगे। आदित्य ने सैनिकों से ये भी नहीं पूछा कि वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं या नहीं। युद्ध बंदी बनाने का विचार उसके शब्दकोश में नहीं था। चाहे पुरुष हो या महिला, जो भी उसका रास्ता रोकता था उसे मार दिया जाता था। शहर की दीवारों पर सैनिकों के खून के निशान थे। सैनिकों की लाशें चारों ओर पड़ी थीं, जड़ें उखड़ रही थीं। खून की गंध ने शहरों को ढक लिया था।
ताज़ा खून ने ज़मीन का रंग बदल दिया था। आदित्य ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। उसने अपना समय लिया। बेशक उसने शहर के अंदर रहने वाले लोगों को न तो मारा और न ही उन्हें छुआ। ये नाइलैंड किंगडम और स्टारिन किंगडम के बीच की लड़ाई थी, सामान्य लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। महाराज, राजधानी को छोड़कर सभी शहर गिर चुके हैं। अब तक हम सैकड़ों तीसरे दर्जे के साधक, एक चौथे दर्जे के साधक और लगभग 5 लाख सैनिक खो चुके हैं। बचे हुए कुछ सैनिक तो राजा आदित्य के डर से भाग भी गए। अब हमें क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री से पूछें जिसका नाम जॉन था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? डांस। इन 7 दिनों में राजा आर्थर को नींद की एक झपकी भी नहीं मिली। इस पूरे समय वह चिंतित और भयभीत था। सिर्फ 7 दिनों में उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा बुरा दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ साल बूढ़ा हो गया हो। लेकिन असल में तनाव और दबाव ने उसे बूढ़ा बना दिया था। बेशक हम उस आदमी के इस शहर पर हमला करने से पहले ही भाग जाएंगे। हम 1 घंटे में नाइलैंड राज्य छोड़ देंगे। आर्थर खड़ा हुआ और उसने वह मुकुट फेंक दिया जिसके लिए उसने अपने पिता और भाइयों को भी मार डाला था। अब इस मुकुट का मूल्य खत्म हो चुका था। अगर आदित्य अब रुक भी जाता तो भी पूरा नाइलैंड राज्य जलकर राख हो चुका होता। पूर्वी क्षेत्र में सबसे मजबूत राज्य के रूप में खड़ा शानदार राज्य अब अपंग हो चुका है। ये वह राज्य नहीं था जिस पर आर्थर शासन करना चाहता था। सिर्फ 7 दिनों में उसका राज्य सबसे मजबूत राज्य से सबसे कमजोर राज्य बन गया। और यह सब आदित्य की वजह से हुआ। महाराज, नाइलैंड राज्य के बारे में क्या? जॉन ने चिंतित दिखने का नाटक किया। वास्तव में अगर आर्थर ने रुकने का फैसला किया होता तो भी वह भाग जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जवाब देने के बजाय आर्थर ने उस सिंहासन की ओर उदास नज़र से देखा जिस पर वह सिर्फ 7 दिन से ज्यादा नहीं बैठा था। अपनी आंखों के सामने उसने देखा कि उसके सपने और उम्मीदें चूर चूर हो गई हैं। अब जब नाइलैंड साम्राज्य की हालत ऐसी हो गई थी तो उसे इसे फिर से बनाने का भरोसा नहीं था। हम सारा सोना अपने साथ ले जाएंगे और नाइलैंड राज्य छोड़ देंगे। मैं बीस्ट महाद्वीप या वेस्टर्निया महाद्वीप पर जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं अब इस महाद्वीप पर नहीं रहना चाहता। हमारे पास जो सोना है उसका इस्तेमाल करके हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। बदला लेने का विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया क्योंकि वह जानता था कि वह आदित्य या स्टारिन राज्य को कभी नहीं हरा सकता। समझ गया। जॉन वहां से चला गया और खजाने की तरफ चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खजाने की रखवाली करने वाले पहरेदार जमीन पर मृत पड़े थे। ये देखकर जॉन के दिल में बहुत बुरा भाव आया। क्लिक करें। खजाने का दरवाज़ा खोलते ही जॉन को होश ही नहीं रहा क्योंकि उसने देखा कि नाइलैंड साम्राज्य का सारा सोना और दूसरे खजाने गायब हो गए थे। पूरा खजाना एकदम साफ था। सोने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। महाराज, जॉन दौड़ता हुआ आर्थर के पास आया। क्या हुआ? आर्थर ने अधीर स्वर में पूछा। ये बहुत बुरा है। कोई हमारे सुरक्षाकर्मियों को मारकर खजाने में घुस गया। अब पूरा खजाना खाली हो गया है। अंदर सोने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा है। खबर सुनकर आर्थर को खून की खांसी आने लगी और वह बेहोश हो गया। लेकिन तभी आर्थर को कुछ एहसास हुआ। अगर कोई हमारे में 3 ऑर्डर गार्ड्स में से 2 को मारने के लिए पर्याप्त ताकतवर है तो हम खतरे में हैं। जॉन ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसका शरीर घबराहट में कांपने लगा था। खजाना ऐसी चीज थी जिसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। नतीजतन खजाने को दुश्मनों के हाथों से सुरक्षित रखने के लिए सबसे मजबूत गार्ड रखे गए थे। दुश्मन हमारे में 3 ऑर्डर गार्ड में से 2 को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत है। फिर यह पुष्टि की गई कि कोई भी अन्य गार्ड अब उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। चलो जल्दी से जल्दी इस महल को छोड़ दें, इससे पहले कि अपराधी हमारी जान लेने आए। आर्थर और जॉन टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना चाहते थे। अभी उनकी पहली प्राथमिकता जीवित रहना था। राजा आर्थर, आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। ठंडी आवाज सुनकर आर्थर और जॉन के शरीर डर से कांप उठे। आर्थर ने पलटकर देखा कि आदित्य अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। आदित्य अपने पैरों को मोड़कर सिंहासन पर बैठ गया। वह आर्थर को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी तुच्छ चींटी को देख रहा हो। आदित्य, तुम गद्दार हो। आर्थर का दिमाग खराब हो गया है। मैं और एक गद्दार? आदित्य ने मासूम और भ्रमित नजर से आर्थर को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमें मित्रवत होना चाहिए था, फिर भी तुमने नाइलैंड राज्य पर हमला कर दिया। अब तुम्हारे कारण पूरा राज्य ढह गया है। तुमने मेरे पिता से किया वादा तोड़ दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है? आदित्य ने अपना पेट पकड़ते हुए हंसते हुए कहा। आदित्य के पीछे एक एक करके उसके माजिन छाया से बाहर आने लगे। महाराज, हमने राजमहल में सभी को मार डाला है। जाचारी ने स्वर्ण सिंहासन के पीछे खड़े होकर बताया। हाँ, हम सहयोगी थे, लेकिन आपने पहले गठबंधन तोड़ दिया। समझौते में कहा गया था कि यदि ट्रिपल गठबंधन का कोई भी सदस्य खतरे में था तो अन्य 2 को अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए सेना भेजनी होगी। जब 10 लाख और 200,000 की सेना ने स्टारिन साम्राज्य पर हमला किया तो नाइलैंड साम्राज्य ने कुछ नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस दिन गद्दी संभाली थी। आर्थर ने खुद को सही साबित करने की कोशिश की।
आदित्य ने आथा को घूर कर देखा और नए राजा को लगा जैसे कोई पहाड़ उसे दबा रहा हो। उसके पैर कांपने लगे थे और गर्दन से पसीना बह रहा था। इस समय उसे डर लग रहा था। मुझे पता है कि आपने और नेपोका राजा ने पत्रों का आदान प्रदान किया था और गुप्त रूप से मेरे राज्य को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा मैं यहाँ खुद को सही ठहराने या दूसरों को खुद को सही ठहराने की अनुमति देने के लिए नहीं हूँ। चूंकि आथा और जॉन दोनों ही मरने वाले थे, आथा ने उस संगठन का नाम बताने का फैसला किया जिसने उसकी मदद की थी। मैं और वह कमीना एथन, हम दोनों को एक संगठन ने संपर्क किया था जिसका लक्ष्य तुम और तुम्हारा राज्य है। उनका नाम है द लीग ऑफ द ब्लैक टूम। आदित्य ने पूछा, तुम मुझे मेरे दुश्मनों के बारे में क्यों बता रहे हो? अंदर ही अंदर वह बहुत गुस्से में था। उसने अपने चेहरे पर अपना गुस्सा नहीं दिखाया। चूंकि मैं और मेरा राज्य मरने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने सहयोगियों को मौत के घाट उतार दूं और नरक में उनका इंतजार करूं। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि हत्या की मंशा उसके शरीर से बाहर न निकल जाए। उसने आदेश देने से पहले खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। ज़ेचेरी, कृपया उनकी पीड़ा समाप्त करें। जैसा आप चाहें महाराज। टकराना। आथा को अचानक लगा कि उसके गले से खून बह रहा है। उसने अपने हाथों से अपने गले को कसकर दबाकर खून बहने से रोकने की कोशिश की। आखिर में उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। सांस। दुर्भाग्यवश मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जान सका जो छाया से तार खींच रहे थे। देर सवेर मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। खंड 2 का अंत। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 144। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C144। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? जूलिया और वॉटसन के साथ नाश्ता करने के बाद ड्रैगन किंग अब धन की देवी के साथ बैठक कर रहा था। हमें शायद 3 दिन में निकलना पड़ेगा, एलिसिया ने अपने होठों को काटते हुए संघर्षपूर्ण भाव से कहा। जरूर, कोई बात नहीं, मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। आदित्य के पीछे खड़े वॉटसन ने आंखें घुमाईं। आदित्य अपना काम वॉटसन पर डाल रहा था। उसने जूलिया के साथ जाते समय भी ऐसा ही किया था और अब वह फिर से ऐसा करने जा रहा था। इस दर पर मैं आधिकारिक प्रधानमंत्री बन सकता हूं और खुद को मौत के घाट उतार सकता हूं। आदित्य की तरह वॉटसन को भी मुश्किल से नींद आती थी। इस बड़े क्षेत्र को बनाए रखना आसान नहीं था। अभी भी सैकड़ों चीजें थीं जिनका ध्यान रखना था। प्रशासनिक काम के अलावा आदित्य अपने साम्राज्य में नए बुनियादी ढांचे के निर्माण की भी योजना बना रहा था। वैसे अभी मुझ पर आपका कितना बकाया है? लगभग 1 मिलियन शाही सोने के सिक्के। अगर आदित्य ने पहले इतनी बड़ी संख्या सुनी होती तो वह खून की खांसी के बाद बेहोश हो जाता। लेकिन आक्रमण के बाद आदित्य को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसके पास वह धन भी था जो इको डोमिनियन के सम्राट ने उसे दिया था। उसके लिए अब धन कोई समस्या नहीं थी। ये बहुत सारा पैसा है। मिस गिल्ड लीडर, आपको मुझे छूट देनी चाहिए। आखिरकार हम दोस्त और बिजनेस पार्टनर हैं। अगर मैं अचानक आपको इतनी बड़ी रकम दे दूं तो मैं अपने लोगों की देखभाल कैसे कर पाऊंगा? क्या आप मेरे लोगों को भूखा मारना चाहते हैं? वॉटसन और एलिसिया दोनों ने आदित्य की तरफ देखा। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि आदित्य कितना बेशर्म हो सकता है। महाराज, मुझे लगता है कि आप ये तथ्य भूल रहे हैं कि इको डोमिनियन साम्राज्य के सम्राट से आपको 5 मिलियन शाही सोने के सिक्के मिले थे जो बिलों को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। लेकिन मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। कम से कम मुझे कुछ छूट तो दो। एलिसिया ने शांति से चाय की चुस्की ली। मैंने पहले ही आपको बड़ी छूट दे दी है। मूल रूप से आपको जो कुल राशि देनी थी वह 1.3 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन थी। हमारी दोस्ती के कारण मैंने कुल राशि में से 300,000 कम कर दिए हैं। यदि आप मुझे 1 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन देते हैं तो मैं यहाँ कोई लाभ नहीं कमाऊंगी। ये पैसा सामग्री की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आदित्य जानता था कि उसकी बातें झूठ थीं। एक व्यवसायी के रूप में एलिसिया निश्चित रूप से जानती थी कि कैसे मुनाफा कमाना है और साथ ही अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाए रखने हैं। सांस। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। आदित्य ने एक सुनहरी अंगूठी निकाली और एलिसिया को थमा दी। इस स्टोरेज रिंग में 1 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन है। एलिसिया ने अंगूठी ली और बिना राशि देखे ही उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। इससे पता चलता है कि उसे आदित्य पर कितना भरोसा था। सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड के साथ व्यापार करने के लिए धन्यवाद। मैं हमारे अगले व्यापारिक सौदे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वैसे क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं कुछ समय के लिए जूलिया को उधार ले लूँ? क्या मैं कारण जान सकती हूँ? जूलिया ने आदित्य को बताया था कि वह और एलिसिया दोस्त हैं। उनका साथ में घूमना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। असल में मेरी चाची चाहती हैं कि मैं उन्हें एक सौंदर्य गोली दूं। अगर आपको नहीं पता कि सौंदर्य गोली क्या होती है,
सौंदर्य गोली एक दुर्लभ कीमिया उत्पाद है जो एक महिला की उपस्थिति को उसके मरने तक एक जैसा रख सकता है। जो कोई भी इन गोलियों का सेवन करता है उसकी सुंदरता कभी नहीं खोती और वह हमेशा एक जैसी दिखती रहेगी। महिलाओं के लिए ये गोली एक अमूल्य खजाना है। कुलीन महिलाएं इस गोली के लिए 1 मिलियन तक का भुगतान करने को तैयार हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे याद है कि जूलिया ने मुझे बहुत समय पहले इस सौंदर्य गोली के बारे में बताया था। हाँ, तुम जूलिया को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन आज नहीं। दुर्भाग्य से, आदित्य ने चेहरे पर मुस्कान के साथ आखिरी बात कही। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? खैर, आज जूलिया इस्तारिन साम्राज्य के लिए कुछ महिला कीमियागरों की भर्ती करने जा रही है। इसके अलावा हम डेट पर भी जा रहे हैं। तो मैं कल तक इंतजार करूंगा। क्या आपके पास सौंदर्य की गोली बनाने के लिए सामग्री है? सौंदर्य की गोली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन आपको इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में कैसे पता? स्वाभाविक रूप से, मैंने इसे जूलिया से सीखा। उसने मुझे हमारी एक डेट के दौरान ये बताया। जब आपको कीमिया की देवी के साथ डेट करना होता है तो उसके प्रेमी के रूप में देवी स्वाभाविक रूप से आपको कीमिया के बारे में कई बातें बताएगी। आदित्य अपने कौशल के कारण उन्हें याद रखने में सक्षम था। आदित्य, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने 2 महीने पहले जो 500 समुद्री कल्पित बौने खरीदे हैं उनके साथ तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? जूलिया से एलिसिया ने आदित्य द्वारा खरीदे गए 500 समुद्री कल्पित बौनों के बारे में सुना है। तुम मेरे दासों के बारे में इतनी चिंतित क्यों हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। आधी मत्स्यांगना के रूप में मुझे बस जिज्ञासा महसूस हुई। तुम आधी जलपरी हो? आदित्य ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। तुम इतने हैरान क्यों हो? मुझे मत बताओ, तुम्हें नहीं पता था। वॉटसन, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? जवाब देने के बजाय आदित्य ने अपने बटुए की ओर मुड़कर पूछा। हाँ, और इस पूरे समय मैं यही मान रहा था कि तुम एक मानव जैसी जूलिया हो। हाँ, दुनिया को नहीं पता कि धन की देवी आधी जलपरी है। ये बात केवल मेरे करीबी लोग ही जानते हैं। चूंकि आप आधी जलपरी हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप और आपका परिवार समुद्र के पानी के नीचे रहते हैं? आधी जलपरी की बात करते हुए आदित्य को एक निश्चित जलपरी राजा की याद आई जिसके साथ उसने 2 महीने पहले लड़ाई की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिल्कुल नहीं, मैं भी आधा इंसान हूँ। जब से मुझे याद है, मैं और मेरे माता पिता ज़मीन पर रह रहे हैं। हालांकि मैंने अपने माता पिता से सुना है कि उनके पास समुद्र के पानी के नीचे एक गुप्त महल है, लेकिन मुझे कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, अब मैं विदा लेती हूँ। कृपया समुद्री कल्पित बौनों के साथ बुरा व्यवहार न करें। यदि संभव होता तो मैं उन्हें आपसे खरीदकर अपने पिता के पास वापस भेज देती। वेस्टर्निया में समुद्री कल्पित बौने और जलपरियां बहुत करीबी सहयोगी हैं। एलिसिया जाने के लिए खड़ी हुई। चिंता मत करो, मैं अपने किसी भी गुलाम के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करता। वर्तमान में वे मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वास्तव में, भविष्य में मुझे गुलाम का दर्जा हटाने और उन 500 समुद्री कल्पित बौनों को इस्तारिन साम्राज्य का नागरिक बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। मरमेन राजा के साथ अपने टकराव के बाद आदित्य ने समुद्र और महासागर के नीचे भी अपने क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया। समुद्री कल्पित बौने उसकी भविष्य की योजनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। योजक चिन्ह। एलिसिया के जाने के बाद आदित्य और वॉटसन अपने दफ्तर चले गए जो अब उनका दूसरा घर बन गया था। पिछले 2 महीनों में उनका 80% समय इसी कमरे में बीता। आदित्य और वॉटसन के अलावा 10 और शाही अधिकारी थे जो बजट रिपोर्ट लिख रहे थे। कमरा कुर्सियों, मेज़ों और कागजात से भरा हुआ था। आदित्य ने बैठते ही अपनी प्रगति जांचने के लिए सिस्टम खोला। डिंग। वर्तमान में 2 आवश्यकताएं हैं जिन्हें मेजबान को सच्चा ड्रैगन सम्राट बनने के अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। 1. मेजबान के क्षेत्र को 500,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तारित करें। पूरा होना। 2. पौराणिक ड्रैगन पैलेस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें। आवश्यक सामग्री: 100 टन सोना, 50 टन चांदी, 50,000 स्पिरिट स्टोन, 100 टन परिष्कृत लोहा। अगर मैंने नाइलैंड साम्राज्य के खजाने में मिले सारे सोने का इस्तेमाल करने का फैसला किया होता तो सोने की ज़रूरतें पूरी हो जातीं। लेकिन मुझे अपनी योजना शुरू करने के लिए उस पैसे की ज़रूरत थी जो पूरे इस्तारिन साम्राज्य को बदल देगी। सबसे पहले, आदित्य नई और बेहतर सड़कें बना रहा था जो लंबे समय तक चलेंगी। सड़कें इस्तारिन साम्राज्य के सभी प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली थीं और परिवहन को सुरक्षित और तेज़ बनाएंगी। उन्होंने नए सार्वजनिक स्नानघर, शौचालय और कुओं के निर्माण का आदेश दिया था। वर्तमान इस्तारिन साम्राज्य इतना बड़ा था कि 250,000 की सेना पर्याप्त नहीं होगी। यही कारण है कि आदित्य ने ड्यूक सर्लिस, ड्यूक ज़ेन और उनके अन्य रईसों को और अधिक सैनिकों की भर्ती शुरू करने का आदेश दिया था। तीसरी चीज़ जो आदित्य इन 2 महीनों में निपटा रहा था वह थी भ्रष्टाचार का ख्याल रखना। सौभाग्य से इस काम के लिए नाथन और उसके आदमी और ज़ेचेरी और उसके माजिन वहाँ थे, जबकि नाथन और उसके आदमी उत्तरी क्षेत्र में भ्रष्ट रईसों से निपट रहे थे। ज़ेचेरी और उसके गांव के माजिन नाइलैंड किंगडम में थे।
पिछले 2 महीनों में नाथन ज़ेचेरी और उनके अधीनस्थों के संयुक्त प्रयासों के कारण इस्तारिन साम्राज्य लगभग 1 मिलियन शाही सोने के सिक्के एकत्र करने में सक्षम था, जो भ्रष्ट रईसों और उन रईसों की जेबों से निकले थे जो अपने राज्यों पर इस्तारिन साम्राज्य द्वारा हमला किए जाने के बाद भाग गए थे। आदित्य ने खेती के नए तरीके भी पेश किए थे, जिनका परीक्षण वर्तमान में व्राने शहर के पास स्थित कुछ गांवों में किया जा रहा है। वॉटसन और अन्य अधिकारी आदित्य द्वारा पेश की गई नई नीतियों, कानूनों और सुधारों को संशोधित कर रहे हैं। उनका काम आदित्य को ये बताना था कि उनकी कोई नीति या सुधार विफल हुआ या उल्टा हुआ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वॉटसन, वर्तमान इस्तारिन साम्राज्य के पास कितनी खदानें हैं? आदित्य ने अचानक पूछा। महाराज, अब तक हमें करीब 13 खदानें मिली हैं। इनमें से 3 सोने की, 4 चांदी की, 5 लोहे की और 1 माना पत्थर की खदान थी। आदित्य ने आंखें बंद करते हुए अपना माथा रगड़ा। मैं 50,000 स्पिरिट स्टोन कहाँ से ला सकता हूँ? सबसे पहले स्पिरिट स्टोन क्या होते हैं? आदित्य आसानी से सोना, चांदी और परिष्कृत लोहा ढूंढ सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इन सामग्रियों को इकट्ठा करना असंभव नहीं था। लेकिन स्पिरिट स्टोन के बारे में क्या? यहाँ तक कि वॉटसन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं किससे पूछूं? शायद एलिसिया से, या शायद अंकल एडम से। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 145। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 145। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य, सोना बंद करो और उठ जाओ। जूलिया आदित्य को जगाने के लिए उसके कमरे में आई थी। 5 मिनट तक आदित्य ने नींद भरी आवाज में जवाब दिया और फिर कंबल से अपना चेहरा ढक लिया। तुमने एक ही बात 10 बार से ज्यादा कही है। अभी तो सुबह के 9 बज चुके हैं। हालांकि आदित्य को इस बात की परवाह नहीं थी कि जूलिया क्या कह रही है। वह गर्म कंबल के नीचे आराम से सो रहा था। ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हें उठने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जूलिया आगे झुकी और जैसे ही वह कंबल पकड़ने वाली थी, अचानक एक हाथ कंबल के नीचे से बाहर आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। आह! जूलिया आश्चर्य से चिल्ला उठी। अगले ही पल उसने खुद को इस बुरे भेड़िए के साथ बिस्तर पर पाया। मुझे जाने दो, भेड़िए। हालांकि देवी की बात सुनने के बजाय आदित्य ने अपना बायां हाथ उसकी पतली और मुलायम कमर पर रखा और उसे अपने शरीर के करीब खींच लिया। जब उसकी पीठ उसके सीने से टकराई तो उसे उसके शरीर से निकलती गर्मी का एहसास हुआ। तुम क्या कर रहे हो? जूलिया ने बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए शर्म से पूछा। हर बीतते सेकंड के साथ उसका संघर्ष कमजोर होता जा रहा था। मैं अपनी प्यारी पत्नी को गोद में लिए हुए हूँ। क्या मुझे गले लगाने की अनुमति नहीं है? आदित्य ने प्यार से पूछा। उसकी गर्म आवाज़ सुनकर उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, जो प्यार से भरी हुई थी। ये शब्द सुनकर देवी अपने चेहरे पर मुस्कान आने से खुद को नहीं रोक पाईं और उनके गालों पर हल्की लाली आ गई। इस बीच आदित्य ने अपनी पत्नी के गालों पर चुंबन देने का मौका लिया। उसे उसके गालों को चूमना और काटना बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी आदित्य ने चुंबन के लिए कदम बढ़ाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह उसके गालों को काटेगा तो उसकी पत्नी भड़क जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि लोग क्या कहेंगे जब वे देखेंगे कि महान इस्तारिन सम्राट एक बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। अनजाने में ही जूलिया का सिर उसके दाहिने हाथ पर टिका हुआ था। ड्रैगन राजा को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। वे कहेंगे कि मैं एक देखभाल करने वाला, दयालु, सौम्य पति हूं जो अपनी पत्नी से प्यार करता है और उसे प्यार करता है। आदित्य ने उसे एक और चुंबन देने के बाद जवाब दिया। ये राजकुमारी अभी तक तुमसे शादी करने के लिए सहमत नहीं हुई है, लेकिन अगर तुम मुझे खुश करने और मेरा दिल जीतने में कामयाब हो गए तो मुझे तुम्हें एक मौका देने में कोई आपत्ति नहीं है। पत्नी, हम दोनों ने साथ में जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आदित्य ने दुखी होने का नाटक किया। हमने सिर्फ हाथ थामे, 2 डेट पर गए, गले मिले, लिपटे और चूमे। आखिरी हिस्सा आदित्य को मुश्किल से सुनाई दिया। अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के बावजूद वह मुश्किल से उसके शब्दों को सुन पा रहा था। तुम्हें शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो हमने एक दूसरे को कई बार चूमा है। आदित्य को समझ नहीं आया कि उसकी शर्मीली राजकुमारी कब शर्मीली होना बंद करेगी। उसके तसुंदरे व्यक्तित्व के पीछे एक शर्मीली लड़की थी जो वो सब करना चाहती थी जो एक जोड़ा करता है, लेकिन वह इसे व्यक्त करने में बहुत शर्मीली थी। जूलिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसके बाएं हाथ पर चुटकी काटी और नाक से सांस ली। पत्नी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में मुझे खेद है कि इन 2 महीनों में मैं आपको मुश्किल से ही कोई समय या ध्यान दे पाया। ज्यादातर समय मैं अपने दफ्तर में ही बंद रहा। इस्तारिन किंगडम को नाइलैंड किंगडम पर कब्जा किए हुए 2 महीने और 9 दिन बीत चुके हैं। इन 2 महीनों में बहुत कुछ हुआ है। पूरा इस्तारिन किंगडम बदलावों से गुजरा।
साथ ही अब स्टारिन किंगडम आधिकारिक तौर पर स्टारिन साम्राज्य बन गया है, एक ऐसा साम्राज्य जो पूर्वी क्षेत्र की कुल भूमि के 90% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। स्टारिन साम्राज्य के अलावा पूर्वी क्षेत्र में केवल 2 साम्राज्य ही अस्तित्व में थे। एक था थेरा साम्राज्य जो वर्तमान में स्टारिन साम्राज्य से चारों ओर से घिरा हुआ था। दूसरा पूर्वी क्षेत्र के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित एक राज्य था। यह उन 13 राज्यों से परे स्थित एक बड़ा राज्य था जो पहले नेपोका साम्राज्य के साथ हाथ मिला चुके थे। इस राज्य को स्टॉर्म आइल राजवंश के नाम से जाना जाता था। स्टॉर्म आइल राजवंश पूर्वी क्षेत्र का सबसे पुराना राजवंश था। ये डाइंग आइल के पूरे महाद्वीप में सबसे पुराने राजवंशों में से एक था। स्टॉर्म आइल 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था। राजवंश ने केवल स्टारिन साम्राज्य के साथ सीमाएं साझा कीं। 3 तरफ से पानी से घिरे होने के कारण इस राजवंश पर हमला करना बेहद मुश्किल था। अतीत में जिस भी गुट या किसी विदेशी साम्राज्य ने इस राजवंश पर हमला करने की कोशिश की है वह हमेशा विफल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि स्टॉर्म आइल राजवंश के पास पूरे महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली जल जादूगरों में से एक है। 3 तरफ से पानी से घिरे होने के कारण विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ने में जल जादूगरों को बहुत फायदा होता है। इतना ही नहीं, स्टॉर्म आइल के पास पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, लेकिन ये रिकॉर्ड स्टारिन साम्राज्य द्वारा तोड़ा जाने वाला है। स्टॉर्म आइल के लगभग सभी महाद्वीपों के साथ व्यापारिक संबंध हैं। थेरा साम्राज्य से सिर्फ 4 गुना बड़ा होने के बावजूद स्टॉर्म आइल की संपत्ति स्टारिन साम्राज्य से भी ज्यादा है। उनकी विशाल संपत्ति ने ही अतीत में अन्य राजाओं को उन पर हमला करने के लिए आकर्षित किया था। 7 महीने पहले भी वेस्टर्निया महाद्वीप के एक मूर्ख राजा ने स्टॉर्म आइल पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बुरी तरह से पराजित और अपमानित होना पड़ा था। वर्तमान स्टॉर्म आइल शासक एक महारानी थी। महारानी एक रहस्यमयी महिला थी जिसने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन अफवाह यह है कि महारानी 7 देवियों जितनी ही सुंदर है। स्टारिन साम्राज्य द्वारा नाइलैंड साम्राज्य पर कब्जा करने के ठीक बाद महारानी ने व्यक्तिगत रूप से राजा आदित्य को एक पत्र लिखा। इस प्रकार एक समझौता हुआ। पूर्वी क्षेत्र के सभी 3 शेष शासकों ने मिलने का फैसला किया। मुख्य रूप से स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी और थेरा साम्राज्य के राजा ही आदित्य से मिलना चाहते थे। स्टारिन साम्राज्य द्वारा एक सप्ताह के भीतर 15 राज्यों पर कब्जा करने के बाद दोनों शासकों को डर था कि स्टारिन साम्राज्य उनके क्षेत्रों को निशाना बना सकता है। यह विशेष रूप से थेरा साम्राज्य के लिए सच था जो वर्तमान में चारों ओर से स्टारिन भूमि से घिरा हुआ था। अगर किसी तरह का हमला होता है तो थेरा साम्राज्य के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आदित्य 2 शासकों से मिलने के लिए सहमत हो गया। ये बैठक 5 दिनों के बाद विशाल स्टारिन साम्राज्य की राजधानी एजियोर शहर में हुई। बैठक के दौरान आदित्य ने वादा किया और यहाँ तक कि थेरा साम्राज्य या स्टॉर्म आइल राजवंश पर हमला न करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें पता चला कि दोनों में से कोई भी पक्ष उनके दुश्मनों के खिलाफ काम कर रहा है या किसी भी तरह से उनके साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो स्टारिन साम्राज्य जवाबी हमला करने में संकोच नहीं करेगा। दोनों शासक आदित्य की मांग से सहमत हो गए और समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद थेरा राजा को बहुत राहत मिली। आदित्य ने थेरा राजा से ये भी वादा किया कि उनके व्यापारिक संबंध पहले की तरह ही चलते रहेंगे। इसके बाद आदित्य के लिए अंतहीन काम शुरू हो गया। आदित्य ने कई घंटों तक कागजात खंगाले और आखिरकार उन ड्रैगनियन को कुलीन का दर्जा देने का फैसला किया जिन्होंने इस युद्ध में उसकी बहुत मदद की थी। सभी कब्जे वाले इलाके विभाजित और अशांत थे। ड्रैगनियन के पास उसका खून था और ड्रैगनियन के उसके साथ विश्वासघात करने की कोई संभावना नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उसके साम्राज्य के सभी कुलीनों को योग्यता अर्जन बिंदु प्रणाली का पालन करना था। सभी ड्रैगनियन को विस्काउंट का दर्जा दिया गया। अपने क्षेत्रों की देखभाल के लिए सिर्फ ड्रैगनियन को नियुक्त करना ही पर्याप्त नहीं था। चूंकि ज्यादातर ड्रैगनियन निम्न वर्गीय परिवारों से आने वाले गुलाम या सैनिक थे, इसलिए उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि उन्हें अपने क्षेत्रों पर कैसे शासन करना चाहिए। इसलिए आदित्य के हाथों में बहुत बड़ा काम था। उन्होंने अनगिनत रातें जागकर इस बारे में विस्तृत योजनाएं लिखी कि उन्हें अपने क्षेत्रों पर कैसे शासन करना चाहिए। उन्हें अपने क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए। ड्रैगनियन का मामला सुलझने के बाद आदित्य ने अपना ध्यान अपने साम्राज्य की रक्षा बढ़ाने पर केंद्रित किया। चूंकि नाइलैंड के शहरों में टेलीपोर्टेशन एरे थे, इसलिए आदित्य को कोई टेलीपोर्टेशन एरे बनाने की जरूरत नहीं थी। उसे रक्षात्मक एरे बनाने के लिए बस कुछ घंटों की जरूरत थी, जो कि 4 ऑर्डर को शहर में घुसने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक उसके प्रदेशों की बात है जो थेरा साम्राज्य से परे स्थित थे, वहां किसी भी टेलीपोर्टेशन सरणी या किसी भी रक्षात्मक सरणी के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले, उत्तर में स्थित प्रदेश बहुत खराब तरीके से विकसित थे और उतने समृद्ध नहीं थे, इसलिए दुश्मन उस क्षेत्र पर हमला नहीं करने वाले थे। दूसरी बात, उसके वे क्षेत्र उसके ड्रैगनियन द्वारा संरक्षित थे। और तीसरा कारण यह था कि उत्तर के सभी शहरों में टेलीपोर्टेशन सरणी बनाने में आदित्य को कम से कम एक पूरा महीना लग जाता। उसने कम से कम अपने सैनिकों को हर शहर में वितरित करना सुनिश्चित किया। हर शहर की रक्षा के लिए 1000 सैनिक थे।
उसने नाथन और उसके पूरे दल को उसके उत्तरी क्षेत्र में छिपे हुए बड़ी संख्या में ठगों और अपराधियों को मारने के लिए भेजना भी सुनिश्चित किया। नाथन ने अपना काम बखूबी पूरा किया। ड्रैगनियन बनने के बाद वह शुरुआती तीसरे क्रम तक पहुंचने में कामयाब रहा। अभी वह पूरे पूर्वी क्षेत्र में सबसे अच्छा हत्यारा था। अपराधियों और ठगों का शिकार करने के अलावा नाथन को उन 13 राज्यों के राजाओं के लिए काम करने वाले रईसों को मारने का भी काम सौंपा गया था। आदित्य को यकीन था कि अगर वह उन्हें जिंदा छोड़ देगा तो वे रईस उसके लिए सिरदर्द बन जाएंगे। साथ ही रईस बड़ी संख्या में सोने के सिक्के लेकर भाग गए होंगे। आदित्य उन सोने के सिक्कों से अपने क्षेत्रों का विकास करना चाहता था। इन 2 महीनों में नाथन ने 10,000 से ज्यादा अपराधियों, ठगों और रईसों को मार गिराया है। लेकिन ये जानते हुए कि अभी भी कुछ और चूहे बाकी हैं, आदित्य ने नाथन को वापस नहीं बुलाया। अपने क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ आदित्य को बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती भी करनी पड़ी। उसने उनमें से बड़ी संख्या को अपने ड्रैगनियन में बदल दिया। ड्रैगनियन उसकी निजी सेना थी। इस बार ज्यादा सैनिक ड्रैगनियन बनने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ड्रैगनियन के पास कुलीन बनने का मौका है। एक सामान्य सैनिक के लिए कुलीन बनना एक सपने जैसा है। जिस दिन से आदित्य ने डीप सी पैलेस के राजा को मारा था, उसने सभी जंगली ड्रैगन और वाइवन को हाईटाइड हार्बर शहर में रखा था। अगर डीप सी पैलेस ने बदला लेने के लिए स्टारिन साम्राज्य पर हमला करने की हिम्मत की, तो कुछ 100 से ज्यादा शक्तिशाली जंगली ड्रैगन और वाइवन की संयुक्त शक्तियां उनसे निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। दुर्भाग्य से डीप सी पैलेस से कोई हमला या कोई खबर नहीं आई। डीप सी पैलेस ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें 5 लाख मर्मन सैनिकों और उनके राजा के नुकसान की परवाह नहीं थी। उनकी चुप्पी ने आदित्य को चिंतित कर दिया। आदित्य को लगा कि डीप सी पैलेस गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहा है, या शायद वह बस ज्यादा सोच रहा था। फिर भी आदित्य ने इस मामले को बहुत गंभीरता से संभाला। अपने दुश्मन की ताकत को न जानते हुए आदित्य सतर्क रहा। योजक चिन्ह, उठो, बहुत देर हो चुकी है। सम्राट के रूप में तुम्हारे कर्तव्य पूरे होने वाले हैं। सांस, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक थकावट थी। आदित्य और वॉटसन साथ मिलकर कितना कुछ कर सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। आप किसी को अपना प्रधानमंत्री क्यों नहीं नियुक्त करते? मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे। जूलिया ने आंखें घुमाईं। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री ढूंढने की कोशिश की? सांस। आदित्य ने फिर से आह भरी। इन दिनों वह इतना व्यस्त था कि उसे अपनी पत्नी से मिलने का भी समय नहीं मिल पाता था, प्रधानमंत्री को खोजने की तो बात ही छोड़िए। आदित्य ने जूलिया को केवल तभी देखा था जब वे खाना खा रहे थे। मुझे ऐसा करने का समय ही नहीं मिला। एक विश्वसनीय प्रधानमंत्री होने से आपके पास अधिक खाली समय हो सकता है। समय की बात करें तो शायद कुछ ही दिनों में मुझे एलिसिया के साथ निकलना होगा। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 146। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 146। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सांस। आदित्य ने फिर से आह भरी। इन दिनों वह इतना व्यस्त था कि उसे अपनी पत्नी से मिलने का भी समय नहीं मिल पाता था, प्रधानमंत्री को खोजने की तो बात ही छोड़िए। आदित्य ने जूलिया को केवल तभी देखा था जब वे खाना खा रहे थे। मुझे ऐसा करने का समय ही नहीं मिला। एक विश्वसनीय प्रधानमंत्री होने से आपके पास अधिक खाली समय हो सकता है। समय की बात करें तो शायद कुछ दिनों में मुझे एलिसिया के साथ निकलना होगा। इस मामले पर जूलिया का जवाब सुनने के बजाय आदित्य को अपनी कलाई पर एक चुटकी मिली। मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मुझे उससे किया अपना वादा निभाना है। आदित्य को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। इन 2 महीनों में उसने अपनी पत्नी के साथ मुश्किल से ही कोई समय बिताया था। अब वह कुछ दिनों में किसी दूसरी महिला के साथ जाने वाला था। जूलिया के लिए ईर्ष्या और शायद दुखी होना सामान्य बात थी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ अधिकतम 15 दिनों तक ही रहूँगा। इसके अलावा मैं टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके किसी भी समय वापस आ सकता हूँ। मैं अपना काम लगभग पूरा कर चुका हूँ। क्यों न आज हम डेट पर जाएं? जाने से पहले आदित्य जूलिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। नहीं, आज मेरे पास महत्वपूर्ण काम है। बहन पैगी और मैं कुछ महिला कीमियागरों की भर्ती करेंगे। 2 महीने पहले जब युद्ध समाप्त हुआ, जूलिया ने पैगी को यहाँ बुलाया। पैगी को देवी जूलिया की उप सहायक बनाया गया था। जूलिया द्वारा स्वयं सिखाए जाने के कारण पैगी एक सक्षम कीमियागर थी जिसे कई गुटों ने खोजा था। पैगी यह सब खुद ही कर सकती है। वह बहुत सक्षम है। जूलिया ने आदित्य को एक तरफ धकेल दिया और उठ खड़ी हुई। नहीं, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हम स्टारिन साम्राज्य के लिए कीमियागरों की भर्ती कर रहे हैं, इसलिए मुझे वहां रहना होगा। 1000 से ज्यादा महिला साधक हैं जो स्टारिन साम्राज्य की आधिकारिक कीमियागर बनने के लिए आवेदन कर रही हैं। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि केवल प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों का ही चयन किया जाए। जब भी कीमिया से जुड़ी कोई बात आती थी, जूलिया हमेशा इस बारे में बहुत गंभीर रहती थी।
ऐसा नहीं था कि उसे सिस्टर पैगी पर भरोसा नहीं था, बल्कि उसे लगता था कि पैगी इस तरह के काम के लिए नहीं बनी है। पैगी एक शांत स्वभाव की महिला थी। वह केवल तभी बोलती थी जब उसे ज़रूरत होती थी। तुम कब फ्री होगे? आदित्य भी उठ गया और फिर उसने अपने शरीर पर से कंबल हटा दिया। आदित्य का ऊपरी शरीर नंगा था। वह बेशर्मी से जूलिया के सामने अपने ऊपरी नग्न शरीर को हिला रहा था। हालांकि जूलिया जरा भी परेशान नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसने कई बार उसका ऊपरी नग्न शरीर देखा था। ये पहली बार नहीं था जब वह इस तरह सो रहा था। मैं शाम तक मुक्त हो जाऊंगी। जूलिया बिस्तर से उठ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, फिर हमारी डेट देर शाम को शुरू होगी। तैयार रहना। जूलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह उसके बेडरूम से बाहर चली गई। मैं विचार करूंगी। आदित्य ने उसके कमरे से बाहर निकलने के बाद उसका जवाब सुना। जब जूलिया उसके बेडरूम से बाहर निकली तो दालान में टहल रही नौकरानियां लेडी जूलिया को महामहिम के कमरे से बाहर निकलते देख हंसने लगीं। अब तक महल में हर कोई आदित्य के लेडी जूलिया के साथ रिश्ते के बारे में जान चुका था। हमेशा की तरह कड़ी मेहनत करने के लिए धन्यवाद। जूलिया ने 2 साल तक नौकरानी के तौर पर काम किया था, इसलिए वह जानती थी कि नौकरानी का जीवन कितना मुश्किल होता है। नौकरानियों के लिए उसके मन में गहरा सम्मान था। जब भी वह किसी नौकरानी को देखती तो हमेशा उनका अभिवादन करती और उनकी तारीफ करती। उसका छोटा सा काम नौकरानी के दिन को खुशनुमा बना सकता है। जब जूलिया नौकरानियों के पास से गुजरी तो नौकरानियों ने जूलिया को प्रणाम किया। लेडी जूलिया हमारे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि लेडी जूलिया उस समय नौकरानी के रूप में काम करती थी जब स्टारिन साम्राज्य पूर्वी क्षेत्र का सबसे छोटा साम्राज्य था। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। नई नौकरानी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हर कोई जानता था कि लेडी जूलिया का पद कितना ऊंचा था। राजा के बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा अधिकार था। इसलिए लेडी जूलिया का नौकरानी के तौर पर काम करना नई नौकरानी को मजाक जैसा लगा। सचमुच, लेडी जूलिया कीमियागर विभाग की प्रमुख हैं। सैनिकों के लिए गोलियां बनाने का काम उनका था। चूंकि आप यहाँ नए हैं, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। लेडी जूलिया को करीब 2.5 महीने पहले कीमियागर विभाग का प्रमुख बनाया गया था। उससे पहले उनकी स्थिति बिल्कुल हमारी तरह ही थी, लेकिन शाही महल में कोई भी लेडी जूलिया को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता। भविष्य में यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि लेडी जूलिया महारानी बन जाए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। जूलिया को नहीं पता था कि नौकरानियां किस बारे में बात कर रही थीं। आदित्य के कमरे से निकलकर देवी लिविंग रूम की ओर जा रही थी। वह आदित्य के नहाने का इंतजार करने की योजना बना रही थी, तभी वे दोनों साथ में नाश्ता कर पाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोचिए 5 महीने में वह छोटा महल जहां मैं कभी काम करती थी इतना बदल जाएगा। उस छोटे, पुराने, उदास और अंधेरे महल की तुलना में शाही महल लगभग 10 गुना बड़ा था। शाही महल में सैकड़ों से ज्यादा नौकरानियां काम करती थीं। वे शाही महल को साफ सुथरा रखना सुनिश्चित करती थीं। लिविंग रूम में जाने के बाद जूलिया को एक अप्रत्याशित अतिथि को देखकर आश्चर्य हुआ जो उनका इंतजार कर रहा था। यह अतिथि कोई और नहीं बल्कि एलिसिया थी। अभी एलिसिया सोफे पर बैठी थी और चुपचाप अपनी चाय का आनंद ले रही थी। सोफे के पीछे एलिसिया की नौकरानी चुपचाप खड़ी थी। जूलिया को आते देख उसने विनम्रता से अपना सिर हिलाया। नौकरानी की ओर सिर घुमाकर जूलिया एलिसिया की ओर मुड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगी। एलिसिया ने चाय का प्याला मेज पर रखा और जूलिया की ओर मुस्कुराते हुए देखा। अभी देवी अपना चेहरा नहीं छिपा रही थी, इसलिए जूलिया उसकी मुस्कान देख पा रही थी। गुड मॉर्निंग जूलिया। मुझे आदित्य से कुछ काम था, लेकिन पता चला कि वह सो रहा है। मैंने सोचा कि उसके द्वारा खरीदी गई इस महंगी चाय का आनंद लेते हुए उसका इंतजार करना बुरा नहीं होगा। एलिसिया ने फिर चाय का प्याला उठाया और आंखें बंद करके एक घूंट लिया। जूलिया एलिसिया का जवाब सुनकर हैरान रह गई। एलिसिया को दूसरों का इंतजार करना पसंद नहीं था, लेकिन अब जूलिया को लगा कि उसकी पुरानी दोस्त थोड़ी बदल गई है। जूलिया को आश्चर्य हुआ कि एलिसिया को आदित्य का इंतजार करने में कोई दिक्कत क्यों नहीं थी। उसने अपने दिल में उठ रहे सवालों को दबाते हुए उसे मुस्कुराकर अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग एलिसिया। अगर तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है तो क्यों न तुम हमारे साथ हल्का नाश्ता करो। मैं शेफ को तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाने का आदेश दूंगी। मैं पास हो जाऊंगा। वैसे क्या वह अभी तक जाग गया है? आमतौर पर वह सुबह 5 बजे तक जाग जाता। आदित्य और गिल्ड लीडर के बीच पिछले 2 महीनों में कई लेन देन हुए थे। उनकी बैठकों में एलिसिया को पता चला कि आदित्य वास्तव में कितना मेहनती था। आदित्य आलसी किस्म का व्यक्ति नहीं था। वह उस तरह का सम्राट था जो पूरे शाही महल में सबसे पहले उठता था। आदित्य को मैना इकट्ठा करने वाली संरचनाएं, टेलीपोर्टेशन एरे, रक्षात्मक एरे और भ्रम एरे बनाने के लिए सामग्री खरीदनी थी। अच्छा, आज आदित्य ने आराम करने का फैसला किया। पिछले 3 हफ्तों से आदित्य को नींद नहीं आई। भले ही वह एक नौसिखिया तीसरे क्रम का साधक हो, लेकिन इतनी रातों तक बिना सोए रहने से उसके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और उसका दिमाग भी धीमी गति से काम कर सकता है। मैं और वॉटसन उसे कुछ आराम करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। किसने सोचा होगा कि वह 12 घंटे से ज्यादा सोएगा। सांस। ऐसा लगता है कि वह मानसिक रूप से थक गया था।
जूलिया एलिसिया के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वैसे आप आदित्य को अपने साथ वेस्टर्निया महाद्वीप कब ले जाने की योजना बना रहे हैं? जूलिया ने उत्सुकता से पूछा। एलिसिया उसके लिए एक दोस्त की तरह थी। कुछ साल पहले जब जूलिया अपने माता पिता के साथ अपोगेर शहर में रह रही थी तो उसकी मुलाकात धन की देवी से हुई। जाहिर है धन की देवी को कुछ गोलियां चाहिए थी जिन्हें जूलिया ने खुशी खुशी बना दिया। वहां से दोनों दोस्त बन गए। एलिसिया ने जूलिया की कई बार ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद की। एलिसिया के लिए भी यही कहा जा सकता है। एलिसिया एक बार जूलिया की मां से भी मिली थी। दोनों इतने करीब थे कि बिना किसी औपचारिकता के एक दूसरे का नाम पुकारते थे। जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा आपके आदमियों को दूर ले जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर संभव हो तो मैं इस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। पिछले 2 महीनों से मैं ज़्यादा समय पाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। दुर्भाग्य से मेरे माता पिता अपनी सीमा तक पहुँच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने 3 दिनों के भीतर अपने प्रेमी से परिचय नहीं कराया तो वे मुझे ढूंढने के लिए डाइंग आइल महाद्वीप आएंगे। इतना ही नहीं, मेरी माँ ने मुझे ये भी धमकी दी कि अगर मैं अपने प्रेमी को घर नहीं लाऊंगी तो वे डाइंग आइल में मेरी नकली पहचान उजागर कर देंगी। एलिसिया के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान थी। उसके मन में आदित्य के लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं थी। एलिसिया को बहुत खुशी हुई कि जूलिया, जो उसकी कुछ ही दोस्तों में से एक है, को जीवनसाथी मिल गया है। अगर संभव हो तो एलिसिया आदित्य को जूलिया से अलग नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि इससे उसे दुख हो सकता है। एलिसिया, क्या मैं तुम्हें क्रोधित दिख रहा हूँ? देखो, मैं तुम्हारे घर की स्थिति समझती हूँ। इसके अलावा उस बुरे आदमी की पत्नी होने के नाते तुम्हें भी उसे अपने पास रखने का बराबर का अधिकार है। जिस क्षण से आदित्य ने जुल्क्स राजवंश को हराया था, मुझे पता था कि वह महिलाओं को चुंबक की तरह आकर्षित करने के लिए किस्मत में था। अगर तुम उससे प्यार करना सीखो और उसकी पत्नियों में से एक बनने का फैसला करो तो भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। एलिसिया जूलिया के शब्दों से बहुत प्रभावित हुई, लेकिन उसे लगा कि उसकी दोस्त उसे गलत समझ रही है। जूलिया, मैं आदित्य के प्यार में कभी नहीं पड़ूंगी। मैं उसकी पत्नी नहीं हूं और मैं कभी उसकी पत्नी नहीं बनूंगी। उसका गंभीर चेहरा देखकर जूलिया ने केवल कंधे उचकाए और सिर हिलाया। केवल समय ही बताएगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 147। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 147। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने गलती से पिछले अध्याय को दूसरे खंड में रिलीज कर दिया। अगर आपने अध्याय 146 नहीं पढ़ा है तो कृपया इसे पढ़ें। हाईटाइड हार्बर सिटी यह विनम्र सेवक सम्राट को नमस्कार करता है। आदित्य ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसे अस्थायी रूप से हाईटाइड हार्बर शहर की देखभाल का प्रभार सौंपा गया था। विलियम नाम का यह व्यक्ति आदित्य के ड्रैगनियन में से एक था। विलियम के कमर तक लंबे काले बाल थे। आदित्य की तरह ही उसकी पुतलियां भी हल्के लाल रंग की थीं। विलियम लगभग 21 वर्ष का लग रहा था, जबकि वास्तव में वह 62 वर्ष का था। विलियम ने साधारण पैंट और सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी कमर में तलवार की बेल्ट थी और वह अपने साथ दोधारी तलवार लिए हुए था। हाईटाइड हार्बर शहर में हर कोई जानता था कि विलियम असल में कौन था। आप उठ सकते हैं। आदित्य ने हाईटाइड हार्बर शहर में भी एक टेलीपोर्टेशन सरणी बनाई थी। टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से वह अपने बड़े साम्राज्य में लगभग कहीं भी स्वतंत्र रूप से टेलीपोर्ट कर सकता है। क्या कुछ अजीब हुआ या डीप सी पैलेस से कोई हलचल हुई? डीप सी पैलेस का मामला बहुत चिंताजनक था। उसे इस मामले को बहुत सावधानी से संभालना था। आदित्य को अपने साथ सेनापतियों, अपनी सेना के एक बड़े हिस्से और अपने सभी वाइवन और जंगली ड्रैगन को तैनात किए हुए 2 महीने हो चुके थे। अगर डीप सी पैलेस ने हमला किया तो आदित्य चाहता था कि उसका स्टारिन साम्राज्य किसी भी समय जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि यह जानने के बाद भी कि उनके राजा को स्टारिन सम्राट ने मार दिया है, डीप सी पैलेस ने कोई हलचल नहीं दिखाई। लगभग ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने राजा की परवाह ही नहीं थी। आदित्य को अपने अगले संभावित दुश्मन को इतना शांत और चुप देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि दुश्मन कुछ योजना बना रहा है। महाराज, सब कुछ शांत चल रहा है। व्यापार में कोई समस्या नहीं आई है। डीप सी पैलेस से कोई हलचल नहीं हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने लोगों के उन सभी संबंधों को भी काट दिया है जो भूमि पर रहने वाली जातियों के साथ थे। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे उनके राजा की मृत्यु के बाद डीप सी पैलेस अलगाव में चला गया हो। हमारे सैनिक नियमित रूप से तट पर गश्त कर रहे हैं। अब तक सब कुछ शांत और शांत है। आदित्य और विलियम उस छोटे से महल से बाहर निकले जो विशेष रूप से सम्राट के रहने के लिए बनाया गया था। टेलीपोर्टेशन सरणी महल के केंद्र में बनाई गई थी। 2.5 महीने पहले की तुलना में छोटा हाईटाइड हार्बर शहर बहुत बड़ा हो गया है। अभी यह शहर एजोर शहर से लगभग 3 गुना बड़ा था, जो कि स्टारिन साम्राज्य की राजधानी थी। शहर में महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते थे।
कुछ दिन पहले वेस्टर्निया महाद्वीप से एक व्यापारी जहाज भी डॉक पर आया था। शहर वर्तमान में कल्पित बौने, जानवरों की दौड़, पिशाच, सक्कुबी और इनक्यूबी का घर था। शहर में सब कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? महाराज, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। निगरानी टावरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। गर्म पानी का झरना और उद्यान भी लगभग पूरा होने वाला है। गर्म पानी का झरना और उद्यान तैयार होने में संभवतः 2 सप्ताह और लगेंगे। अच्छा काम किया। आदित्य ने महल से बाहर निकलने से पहले विलियम की हल्की सी प्रशंसा की। जैसे ही पहरेदारों ने उसे देखा, उन्होंने सिर झुकाकर राजा का अभिवादन किया। इस बीच विलियम को गर्व से सीना चौड़ा होता हुआ महसूस हुआ। वह बेहद खुश था कि सम्राट ने खुद उसकी तारीफ की थी। आदित्य के लिए ये 2 साधारण शब्द शायद बहुत मायने नहीं रखते, लेकिन विलियम के लिए ये शब्द बहुत वजनदार थे। इन 2 शब्दों को सुनते ही उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। आदित्य और विलियम महल से बाहर निकले और फिर एक गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी फिर उन दोनों को शहर के बाहर ले गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन। शहर से 5 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी रुकी। दरवाज़ा एक सिपाही ने खोला। जैसे ही आदित्य गाड़ी से बाहर निकला, वहां मौजूद सभी लोगों ने सिर झुकाकर सम्राट का अभिवादन किया। खड़े हो जाओ। ज़ारा, मुझे बताओ कि तुमने और तुम्हारी साथी जलपरियों ने क्या खोजा? ज़ारा एक समुद्री एल्फ थी। उसे और अन्य 499 समुद्री एल्फों को आदित्य ने तब खरीदा था जब वह पोगेल शहर में था। आदित्य के वापस आने के तुरंत बाद उसने जूलिया द्वारा दी गई गोलियों से 500 समुद्री एल्फों के मन विकलांग दिलों को ठीक किया। जब स्तारिन साम्राज्य ने युद्ध जीता तो आदित्य ने ज़ारा और 499 अन्य समुद्री कल्पित बौनों को गहरे समुद्र महल साम्राज्य के बारे में अधिक जानने की उम्मीद में समुद्र में भेजने का फैसला करने से पहले 2 महीने तक इंतजार किया था। उन 2 महीनों में आदित्य ने ज़ारा और उसकी जाति के सदस्यों को 3 सितारा साधना गोलियां प्रदान की। आदित्य ने समुद्री कल्पित बौनों पर जो संसाधन खर्च किए, वे काम आए। अभी सभी समुद्री कल्पित बौने 1 ऑर्डर को तोड़कर 2 ऑर्डर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, जबकि ज़ारा 2 ऑर्डर तक पहुंचने में कामयाब रही थी। आदित्य ने ज़ारा और कुछ समुद्री कल्पित बौनों को अपना सुनहरा खून देकर उन्हें आधे ड्रैगन और आधे समुद्री कल्पित बौने में बदलने के बारे में सोचा था। उन्हें ड्रैगनियन में बदलने से उनकी शक्तियां तेजी से बढ़ जातीं। आदित्य ने ये योजना नहीं बनाई। चूंकि ज़ारा और उसके साथी समुद्री कल्पित जाति के सदस्य डीप सी पैलेस किंगडम में घुसपैठ करने जा रहे थे, इसलिए बेहतर होगा कि आदित्य उन्हें आधे ड्रैगन में न बदले। आखिरकार उसे यकीन था कि अगर डीप सी पैलेस ने आधे ड्रैगन और आधे समुद्री कल्पित बौने देखे तो वे ज़ारा और अन्य समुद्री कल्पित बौनों को स्तारिन साम्राज्य से जोड़ देंगे। इससे ज़ारा और अन्य समुद्री कल्पित बौनों की जान खतरे में पड़ सकती है। ज़ारा एक खूबसूरत महिला थी जिसके लंबे हल्के नीले बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसकी पुतलियां समुद्र के पानी के समान रंग की थीं। ज़ारा के कान कल्पित बौनों की तरह लंबे थे। वह गोरी त्वचा वाली थी और उसका शरीर सुडौल था। अभी उसने काले रंग का किमोनो और लकड़ी के सैंडल पहने हुए थे। ज़ारा की तरह ही समुद्री एल्वेन जाति के सभी सदस्य बहुत सुंदर दिखते थे। समुद्री एल्वेन जाति शक्तिशाली जल जादूगर थी। पानी में वे शुरुआती तीसरे क्रम के साधकों से भी मुकाबला कर सकते हैं। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत और ढेर सारे झूठ के बाद हम डीप सी पैलेस का नक्शा पाने में कामयाब हो गए हैं। ज़ारा ने एक लकड़ी की मेज निकाली। फिर उसने एक स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल खोलते ही आदित्य ने पहली बार उन इलाकों को देखा जिन पर डीप सी पैलेस किंगडम का नियंत्रण था। डीप सी पैलेस राज्य का पूरा क्षेत्र नाइलैंड और जुलेक्स राजवंश के संयुक्त क्षेत्र से भी बड़ा था। दुश्मन राज्य के पास एक विशाल क्षेत्र था। डीप सी पैलेस किंगडम भूमि से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। किंगडम की जनसंख्या 50 मिलियन है। 96% जनसंख्या जलपरी और जलपुरुषों की है। समुद्री कल्पित बौने और अन्य बुद्धिमान जातियां अल्पसंख्यकों का एक समूह थीं। जलपरी या जलपुरुष द्वारा अन्य जातियों को धमकाना सामान्य बात है। डीप सी पैलेस किंगडम के सभी शीर्ष पदों पर या तो जलपरी या जलपुरुषों का कब्जा था। भूमि पर जिस प्रकार कार्य होता है उसके विपरीत डीप सी पैलेस में केवल सबसे शक्तिशाली मत्स्य पुरुष या मत्स्य कन्या ही सम्राट या महारानी बनती है। क्या तुम जानते हो कि दुश्मन राज्य नहीं, साम्राज्य के पास कितने 5वें क्रम के लोग हैं? 5वें क्रम के अस्तित्व ने पुष्टि की कि गहरे समुद्र का महल कोई राज्य नहीं था, यह एक साम्राज्य था। हाँ, 5वें क्रम के कुछ जलपरी और जलपरियां हैं। लुईस डीप सी पैलेस साम्राज्य के इतिहास में 5वें क्रम का सबसे युवा व्यक्ति था। वह अपनी ताकत साबित किए बिना ही सिंहासन पर बैठने में सक्षम था। सभी का मानना था कि लुईस 5वें क्रम की बेड़ियां तोड़कर अंततः 6ठे क्रम तक पहुंचने में सक्षम होगा। यही कारण है कि कोई भी लुईस को सिंहासन के लिए चुनौती देने नहीं आया। तो दुश्मन के पास कई शक्तिशाली ताकतें हैं जो लुईस से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। आदित्य ने इसे बुरी खबर के रूप में लिया। अगर लुईस इतना शक्तिशाली था तो बाकी लोगों का क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, वास्तव में डीप सी पैलेस साम्राज्य में कुछ राजनीतिक बहस चल रही है। लगभग 90% जलपरियां और जलपुरुष इस तथ्य से नाखुश थे कि राजा लुईस भूमि के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए 5 लाख सैनिकों को ले जा रहा था।
मत्स्यांगनाएं और जलपरी ऐसी जातियां थीं जो हमेशा समुद्र के पानी के नीचे या समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में सैकड़ों मीटर की गहराई पर रहती थीं। समुद्र या समुद्र के पानी के नीचे रहने वाले समूह हमेशा जमीन से एक स्पष्ट दूरी बनाए रखते हैं। डीप सी पैलेस साम्राज्य के साथ हमेशा यही होता रहा है। साम्राज्य ने कभी भी जमीन पर मौजूद किसी भी राज्य से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। चाहे जमीन पर रहने वाले सभी लोग मर जाएं या जिंदा रहें, समुद्र के नीचे रहने वाली जातियों को कभी परवाह नहीं होती। अब जब लुईस मर चुका है तो 90% लोग जो उसके काम को पसंद नहीं करते थे उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी है, जबकि शेष 10% लुईस के वफादार अनुयायी हुआ करते थे। आदित्य को अंततः समझ में आ गया कि क्यों डीप सी पैलेस साम्राज्य ने कभी भी आक्रमण नहीं किया, भले ही उनका राजा मर गया हो। हाँ, यह मामला है। साथ ही जब लुईस को राजा बनने के लिए चुना गया था तो लगभग सभी ने उसका समर्थन किया था। सम्राट के रूप में अपने शासनकाल में उसने कुछ ऐसे काम किए जिसने उसे डीप सी पैलेस साम्राज्य के इतिहास के सबसे अलोकप्रिय सम्राटों में से एक बना दिया। विशेष रूप से ये तथ्य कि राजा लुईस के कारण उनके 5 लाख से अधिक सैनिक भूमि क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने की कोशिश में मारे गए, सभी को क्रोधित कर दिया। जबकि लुईस का समर्थन करने वालों ने कहा कि उन्होंने सही काम किया। उन्होंने कहा कि डीप सी पैलेस को जमीन पर भी विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने लुईस के कार्यों को क्रांतिकारी कार्य कहा। लगभग 90% आबादी लुईस के वफादार अनुयायियों द्वारा प्रतिक्रिया में कही गई बातों से असहमत थी। डीप सी पैलेस एम्पायर एक ऐसी जगह है जहां की आबादी अपनी संस्कृति और अपनी मान्यताओं को महत्व देती है। लोग बदलावों का स्वागत नहीं करते हैं। अब ये दिलचस्प है, आदित्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आदित्य ने धरती पर भी इसी तरह के मामले देखे थे। अगले सम्राट या महारानी के बारे में क्या आप जानते हैं कि सिंहासन पर कौन बैठने वाला है? अगला सम्राट या महारानी इस्तारिन साम्राज्य और डीप सी पैलेस साम्राज्य के बीच भविष्य का निर्धारण करेगा। यदि अगला शासक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लुईस का समर्थन किया है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों साम्राज्यों के बीच एक बड़ा युद्ध होगा। लेकिन अगर अगला शासक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लुईस का काम पसंद नहीं है तो बातचीत के लिए कुछ गुंजाइश हो सकती है। लेकिन दोनों ही परिदृश्यों में युद्ध की संभावना अभी भी मौजूद है। आखिरकार डीप सी पैलेस इस तथ्य को नहीं भूलेगा कि इस्टारिन साम्राज्य ने उनके 5 लाख सैनिकों को मार डाला था। मैंने सुना है कि एक प्रतियोगिता होने जा रही है। साम्राज्य के सभी सबसे शक्तिशाली जलपरी और जलपरियां प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। विजेता अगला शासक बनेगा। मरमेन और जलपरियों के अलावा अन्य बुद्धिमान जातियों के बारे में क्या? मरमेन और मरमेड के अलावा किसी भी जाति को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। भाग लेने की बात तो भूल ही जाए, मरमेन और मरमेड के अलावा किसी भी जाति को अधिकारी बनने या महत्वपूर्ण पद धारण करने की भी अनुमति नहीं है। सभी विशेषाधिकार मरमेन और मरमेड को दिए जाते हैं, जबकि समुद्री कल्पित बौने और अन्य जातियां अन्याय और असमानता की शिकार होती हैं। समुद्री कल्पित बौनों को दुकानें खोलने की भी अनुमति नहीं है। गहरे समुद्र का महल एक ऐसा साम्राज्य है जहां जलपरियां और जलपुरुष सभी से श्रेष्ठ हैं, जबकि समुद्री कल्पित बौनों और अन्य बुद्धिमान जातियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं, लुईस द्वारा खरीदी गई सेना में मुझे मरमेन के अलावा कोई अन्य जाति नहीं मिली। गहरे समुद्र के महल साम्राज्य के नियम बेहद पक्षपाती और मरमेन और जलपरियों के पक्ष में थे। शायद मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। प्रतियोगिता 4 महीने बाद शुरू होगी। अगले 5 मिनट तक ज़ारा कुछ नहीं बोली क्योंकि उसने पाया कि बादशाह गहरी सोच में डूबा हुआ है। काफ़ी देर सोचने के बाद आदित्य ने ज़ारा की तरफ देखते हुए एक आह भरी। ज़ारा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। महाराज, आपकी सेवा करना मेरे और मेरे लोगों के लिए सम्मान की बात है। ज़ारा ने हल्के से अपना सिर झुका लिया। विलियम, अब से ज़ारा और उसके लोग हाई टाइड हार्बर शहर के महल में रहेंगे। आदित्य फिर ज़ारा की ओर मुड़ा। अभी के लिए सभी लोग खेती जारी रख सकते हैं। अगर आपको या किसी को किसी संसाधन की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 148। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C148। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाईटाइड हार्बर शहर से लौटने के बाद उसने बजट रिपोर्ट की जांच की। अभी इस्तारिन साम्राज्य में कई मेगा प्रोजेक्ट चल रहे थे। पूरे साम्राज्य में सैकड़ों से ज्यादा निर्माण परियोजनाएं चल रही थीं। हालांकि आदित्य ने 15 राज्यों पर विजय प्राप्त करके बहुत ज्यादा धन कमाया था, लेकिन उसके खजाने में पैसे बहुत तेजी से आ रहे थे। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए लाखों शाही सोने के सिक्कों की जरूरत थी। वॉटसन, आज के लिए मेरा काम खत्म हो गया। तुम और बाकी लोग भी आराम कर सकते हैं। आदित्य अपने शरीर को फैलाने के लिए खड़ा हुआ। इस बीच शाही अधिकारी जो बिना सोए दिन रात काम कर रहे थे अपनी कलम रखकर आदित्य की ओर देखने लगे, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि क्या उन्होंने ठीक सुना है।
क्या मैंने सही सुना? सम्राट स्वयं हमें विश्राम करने के लिए कह रहे हैं। आदित्य अपने साम्राज्य से जुड़े मामलों को लेकर काफी गंभीर थे। इन 2 महीनों में आदित्य के अधीन काम करने वाले शाही अधिकारियों को भी अनगिनत रातें जागकर बितानी पड़ीं। वे राजा के साथ काम करते थे। शाही अधिकारियों को ऐसा लगता था कि जैसे सम्राट उन्हें काम के लिए प्रताड़ित कर रहा है और उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। जब आदित्य ने उनसे ब्रेक लेने को कहा तो वॉटसन सहित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या? आदित्य सबको अपनी ओर घूरते देख उलझन में पड़ गया। महाराज, क्या आप वाकई कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं? एलेक्स, वह व्यक्ति जिसे आदित्य ने एक बार बचाया था, ने झिझकते हुए पूछा। एलेक्स को लगा कि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताए हुए काफी समय हो गया है। बहुत ज्यादा काम की वजह से एलेक्स 2 महीने तक अपने परिवार से नहीं मिल पाया। इन 2 महीनों में एलेक्स और दूसरे शाही अधिकारियों ने सिर्फ काम किया, खाना खाया, नहाया, वॉशरूम गया, काम किया और काम किया। बेशक, आदित्य को तब एहसास हुआ कि वह शाही अधिकारियों पर कितना दबाव डाल रहा है। उसने उनसे हफ्ते में लगभग 150 घंटे काम करवाया। ये याद करके आदित्य को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वह अपने साम्राज्य को विकसित करने पर इतना केंद्रित था कि उसने शाही अधिकारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाला। आप सभी एक दिन का ब्रेक ले सकते हैं। सम्राट के रूप में मैं आप सभी को बिना किसी शिकायत के दिन रात काम करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी कड़ी मेहनत ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इसने अनगिनत लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। आपके मासिक वेतन के अलावा आप सभी को 1000 शाही सोने के सिक्कों का बोनस मिलेगा। इतना ही नहीं, आप सभी को टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने के लिए एक निःशुल्क पास भी मिलेगा। आदित्य की बातें सुनकर सभी बेहद खुश हुए। धन्यवाद महाराज, सभी ने राजा के सामने सिर झुकाया। आदित्य ने अध्ययन कक्ष से बाहर जाने से पहले ठहाका लगाया। वह अच्छे मूड में था क्योंकि वह और उसकी पत्नी डेट पर जा रहे थे। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन। माफ करें, क्या मैंने आपको इंतजार करवाया? 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद जूलिया आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकली। जवाब देने के बजाय आदित्य उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। आज जूलिया ने थोड़ा सा मेकअप किया था जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। आज उसने मिड काफ फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी। अपनी ड्रेस के ऊपर उसने सफ़ेद लंबा कोट पहना हुआ था। आज उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था जिससे वह जवां और तरोताजा दिख रही थी। मैं कैसी दिखती हूँ? जूलिया ने आदित्य के पास जाते हुए शर्माते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हमेशा की तरह खूबसूरत। आदित्य ने उसके दाहिने गाल पर चुंबन करते हुए उत्तर दिया। आज रात हम कहाँ जा रहे हैं? जूलिया ने पूछा। वह अपनी डेट को लेकर बहुत उत्साहित थी। मैं हाई टाइड हार्बर सिटी जाने की सोच रहा था। मैंने सुना है कि हाल ही में कई नई दुकानें और रेस्तरां खुले हैं। ठीक है। व्यक्तिगत टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करते हुए आदित्य और जूलिया जल्द ही हाई टाइड हार्बर शहर में पहुंच गए। पहरेदारों ने आदित्य और जूलिया को पहचान लिया। वे सम्राट का अभिवादन करने के लिए अपना सिर झुकाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने पाया कि आदित्य उन्हें संकेत दे रहा है कि वे कोई तमाशा न करें और अपना काम जारी रखें। आदित्य नहीं चाहते थे कि उनका निजी समय बर्बाद हो। बेहतर होगा कि लोग उनकी मौजूदगी से अनजान ही रहें। पहरेदारों ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। आदित्य ने जूलिया का हाथ थामने और टेलीपोर्टेशन एरे सर्कल से बाहर निकलने से पहले उन्हें सिर हिलाकर मुस्कुराया। मैंने सुना है कि चाचा हाल ही में शुरुआती 5वें क्रम को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सच है? आदित्य ने सड़कों पर चलते हुए पूछा। सड़कें लोगों से भरी थीं। विभिन्न जातियों के लोग सड़क पर चलते देखे जा सकते थे। आदित्य के आदेश पर सड़कों को खूबसूरत चीनी गोल कागज के लालटेनों से रोशन किया गया। हाँ, शुरुआती 3रे क्रम को पार करने के बाद मैंने पिता के लिए 5 सितारा साधना गोलियां बनाई थीं। कुछ और महीनों में उन्हें 5वें क्रम तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। युद्ध समाप्त होने के ठीक बाद जूलिया ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। कीमिया देवी को महाद्वीप की सबसे अच्छी प्रतिभाओं में से एक माना जा सकता है। उसके पास भयावह साधना गति थी, लेकिन वह साधना में रुचि नहीं रखती थी। जूलिया ने अपना सारा समय कीमिया में बिताया और अपनी साधना की उपेक्षा की। जब जूलिया को एहसास हुआ कि आदित्य कितना शक्तिशाली हो गया है, तभी देवी ने भी साधना शुरू कर दी क्योंकि वह कमजोर नहीं रहना चाहती थी। इको डोमिनियन के रईस लोग दिन प्रतिदिन बेशर्म होते जा रहे हैं। आदित्य ने जूलिया के गुस्से को भांप लिया। क्या हुआ? चूंकि कोई भी रईस मेरी शादी करवाने में सफल नहीं हो पाया, इसलिए अब वे मेरे छोटे भाई को निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने जैक के लिए 11 विवाह सगाई प्रस्ताव आए। हालांकि पिताजी ने उन सभी सगाई की बातों को अस्वीकार कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे मामले में हुआ था। वे रईस अब जैक के पीछे पड़ गए हैं। भले ही जूलिया कीमिया की देवी न हो, लेकिन ऑन और परिवार की ताकत और प्रभाव ही हर रईस का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। ऑन और परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से उन्हें केवल अनंत लाभ ही होंगे। ऐसे में तुम अंकल से क्यों नहीं कहते कि वे जैक को यहीं भेज दें? वह यहाँ रह सकता है और स्कूल जा सकता है। अगर तुम शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित हो तो मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूँ कि स्टारिन साम्राज्य के स्कूलों में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली है। आदित्य ने स्टारिन साम्राज्य के स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को व्यक्तिगत रूप से बनाया था।
उसने पृथ्वी से प्राप्त अपने ज्ञान को जोड़कर शिक्षा के स्तर को अन्य स्कूलों से बेहतर बनाया। मुझे इस बारे में पापा और मम्मी से पूछना होगा। संभावना है कि वे सहमत नहीं होंगे। अगर जैक यहाँ आ गया तो उनके साथ कौन समय बिताएगा? पापा और मम्मी अकेले और तन्हा हो जाएंगे। आदित्य ने समझदारी भरी नज़र से सिर हिलाया। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा परिवार होना ज़रूरी है, और बड़ा परिवार रखने का सबसे आसान तरीका है कई पत्नियां रखना। जैसे ही आदित्य ने अपनी बात खत्म की, उसे अपनी कमर पर दबाव महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे मैं पूछना चाहता था, एलिसिया के अलावा क्या आप अन्य 5 देवियों से मिले हैं? दुर्भाग्य से नहीं, मैं एलिसिया के अलावा किसी और से नहीं मिला हूँ। मैंने कभी उनके बारे में जानने की पहल नहीं की। यह एलिसिया ही थी जो जूलिया से मिली थी। कीमिया की देवी अपनी कीमिया की जिंदगी में बहुत व्यस्त थी। उसे न तो परवाह थी और न ही अन्य 5 देवियों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी थी। आदित्य और जूलिया शहर में घूमे। सर्दी की ठंडी हवा का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने समय का आनंद लेते हुए कपड़े और कुछ सामान खरीदे। कितना? 11 स्वर्ण सिक्के। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आदित्य और जूलिया दुकान से बाहर निकले, उन्होंने पाया कि एक खूबसूरत महिला उनके सामने खड़ी थी और उनका रास्ता रोक रही थी। आदित्य और जूलिया दूसरी तरफ चले गए और दुकान से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उस महिला के शब्दों ने आदित्य को सचेत कर दिया। ड्रैगन किंग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्वूश। दुकानदार ने देखा कि प्रवेश द्वार पर खड़े 3 ग्राहक गायब हो गए हैं। ये देखकर साधारण दुकानदार को बहुत धक्का लगा। तुम कौन हो? आदित्य ने छत पर महिला को बुलाया था। जूलिया उनके पीछे पीछे आई थी। आदित्य की आवाज़ में हत्या की मंशा झलक रही थी। अगर यह खूबसूरत महिला उसकी दुश्मन निकली तो वह 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम लॉरा है। मैं उन प्रतियोगियों में से एक हूँ जो सिंहासन के लिए आगामी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ। आदित्य ने छत के ऊपर लॉरा नाम की इस महिला को इसलिए खरीदा था क्योंकि उसे लगा था कि यह महिला एक शुरुआती 5वीं श्रेणी की शक्तिशाली महिला है। अपने क्षेत्र में एक शुरुआती 5वें क्रम के शक्तिशाली खिलाड़ी का उदय कुछ ऐसा था जिसे आदित्य ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। क्या गहरे समुद्र के महल साम्राज्य ने तुम्हें यहाँ भेजा है? इस बार आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा को भी नहीं दबाया। अगर इस महिला ने दुश्मनी का जरा सा भी संकेत दिखाया तो आदित्य उसे बुरी तरह पीटने वाला था। जब आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर की तो पीछे खड़ी जूलिया को तुरंत घुटन महसूस हुई। उसे लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रही है। उसके शरीर का वजन बहुत बढ़ गया था। इस बीच लॉरा नाम की महिला का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया जब आदित्य ने अपनी सारी हत्या की मंशा उस पर केंद्रित कर दी। लाखों शक्तिशाली साधकों को मारने से जो हत्या की मंशा बनती है, वह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई नौसिखिया 5वीं श्रेणी का शक्तिशाली साधक भी संभाल सके। जब लॉरा ने आदित्य की आंखों में देखा तो उसे सिर्फ लाशें और खून की नदियां दिखीं। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ही उसके पीड़ितों के खून से लाल हो गई हो। हालांकि लॉरा 5वीं श्रेणी की नौसिखिया थी, लेकिन जब इस तरह के जानलेवा इरादे का सामना किया तो उसे लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसके पैर कमज़ोर ढंग से हिल रहे थे, उसके दांत किटकिटा रहे थे, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 149। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 149। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि लॉरा 5वीं श्रेणी की नौसिखिया थी, लेकिन जब इस तरह के जानलेवा इरादे का सामना किया तो उसे लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसके पैर कमज़ोर ढंग से हिल रहे थे, उसके दांत किटकिटा रहे थे, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। क्या गहरे समुद्र के महल साम्राज्य ने तुम्हें मुझसे निपटने के लिए यहाँ भेजा है? नहीं नहीं, लॉरा ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। आदित्य को एहसास हुआ कि उसकी हत्या की मंशा जूलिया को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए उसने तुरंत अपनी हत्या की मंशा को दबा दिया और जूलिया को सीधे अपने आलिंगन में खींच लिया। मुझे खेद है, क्या तुम ठीक हो? आदित्य ने दोषी भाव से पूछा। हालांकि उसने जूलिया पर अपनी हत्या का इरादा नहीं बनाया था, लेकिन आदित्य के पास होना ही उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। हफ हफ, मैं ठीक हूँ। जूलिया भारी सांस ले रही थी। लॉरा की परवाह किए बिना देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके आलिंगन की आरामदायक गर्मी महसूस की। मैं मरमिट देवी की कसम खाता हूँ, मैं आपको या इस्तारिन साम्राज्य के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ केवल आपसे बात करने आया हूँ। लॉरा को राहत मिली कि आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा वापस ले ली। अगर तुम यहाँ बात करने आए हो तो तुम चुपके से अंदर क्यों आए? तुम मेरे सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर सकती थी और मेरे सैनिक मुझे इसके बारे में बता देते। आदित्य को अभी भी इस खूबसूरत महिला पर भरोसा नहीं था। मुझे खेद है कि यह मेरी ओर से एक गलती थी। मैं मूल रूप से इस शहर का आनंद लेने के लिए यहाँ आई थी।
लॉरा ने फिर 2 बैग निकाले जो शहर में घूमने के दौरान खरीदी गई चीजें थीं। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम क्या चाहती हो? आदित्य ने जूलिया को देखा कि वह ठीक है या नहीं। ये देखकर कि वह शांत हो गई है, आदित्य ने धीरे से उसे अपनी बाहों से दूर खींच लिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। क्या हम बात करने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि छत पर खड़े होकर इस्तारिन सम्राट से बात करना अच्छा विचार है। बोलते हुए लॉरा ने जूलिया की तरफ देखा। आदित्य को जूलिया के प्रति कितना कोमल और देखभाल करने वाला देखकर लॉरा को थोड़ी जलन हुई। काश उसे कोई ऐसा मिल जाता जो उससे इस तरह प्यार करता। लॉरा ने जल्दी ही अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसके लिए प्यार कभी भी एक विकल्प नहीं था। लॉरा एक खूबसूरत महिला थी। वह देखने में लगभग 20 साल की लगती थी, लेकिन उसकी असली उम्र 100 जोड़ साल थी। उसकी पुतलियां गहरे नीले रंग की थीं। उसके लंबे चांदी जैसे सफ़ेद बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसके माथे पर लंटें थीं और उसके चेहरे के दोनों तरफ से बालों की लंबी लंटें गिर रही थीं। लॉरा ने खून की बूंदों वाली बालियां पहनी हुई थीं जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। उसने एक सफ़ेद लंबी पोशाक पहन रखी थी जो उसके पूरे शरीर को ढंक रही थी। लॉरा उन सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है जिन्हें आदित्य ने कभी देखा है। सुंदरता के मामले में वह जूलिया की मां सोफी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। जूलिया के आसपास अभी भी वह युवा जोश था, जबकि लॉरा में एक परिपक्व महिला का आकर्षण था। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक रेस्टोरेंट है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। आदित्य के साथ घूमते हुए जूलिया ने इस महंगे दिखने वाले रेस्टोरेंट को देखा था। वह बाद में आदित्य के साथ वहां जाने की योजना बना रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। स्वर्ग पैराडाइज में आपका स्वागत है। जैसे ही आदित्य, जूलिया और लॉरा ने रेस्तरां में प्रवेश किया, उनका स्वागत एक 16 वर्षीय वेट्रेस ने किया। क्या आप हमें एक निजी कमरे में ले जा सकते हैं? आदित्य ने पूछा। कृपया मेरे साथ आइए। आदित्य और जूलिया के पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर जाते समय लॉरा खुद को रोक नहीं पाए और पहली मंजिल पर खाना खा रहे लोगों को देखने लगी। यह उसका पहली बार इंसानी धरती पर आना था। वह लगभग हर चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। अगर आदित्य और जूलिया यहाँ नहीं होते तो वह वेट्रेस से कई सवाल पूछती। वेट्रेस तीनों को एक निजी स्थान पर ले जाती है। आदित्य ने लॉरा को उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद आदित्य ने गंभीरता से लॉरा को देखा। तुम क्या खाना पसंद करोगी? आदित्य ने अप्रत्याशित रूप से उसे मेनू की पेशकश की। ये सुनकर लॉरा को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेनू देखने के बाद लॉरा ने पन्ने पलटे। कुछ व्यंजनों की तस्वीरें थीं जो बहुत स्वादिष्ट लग रही थीं, लेकिन अंत में वह तय नहीं कर पाई कि क्या ऑर्डर करे क्योंकि मेनू में सब कुछ बहुत स्वादिष्ट और लजीज लग रहा था। मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि क्या खाऊं। महाराज मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लॉरा ने नकली मुस्कान के साथ कहा। लॉरा ने आदित्य को मेन्यू वापस देने का मुख्य कारण ये था कि वह लिखी हुई बातें नहीं पढ़ सकती थी। समुद्र और ज़मीन पर अलग अलग वर्णमालाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि इस दुनिया में हर कोई एक ही भाषा बोलता है। समुद्र के लोग एक अलग लेखन पद्धति का उपयोग करते हैं। बेशक लॉरा आदित्य से यह बात नहीं कह सकती थी। वह खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आदित्य को मेन्यू लौटा दिया। लॉरा से मेनू लेने के बाद आदित्य ने उसे मेज पर रख दिया ताकि जूलिया भी मेनू देख सके और सुझाव दे सके। आदित्य को शायद इस बारे में पता न हो, लेकिन जूलिया जानती थी कि लॉरा लिखी हुई बातें नहीं पढ़ सकती। उसने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि वह लॉरा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे। आदेश देने के बाद आदित्य लॉरा की ओर मुड़ा और बोला, मिस लॉरा, अब आप बोल सकती हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लॉरा ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि इस्तारिन साम्राज्य में एक शक्तिशाली और सक्षम कीमियागर है। ओह, यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी कि इस्तारिन साम्राज्य के पास शक्तिशाली कीमियागर थे जो उनके लिए काम करते थे। यहाँ तक कि थेरा राजा और स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी ने भी आदित्य से इस रहस्यमय कीमियागर के बारे में पूछा था। ड्यूक सर्लस और ड्यूक जेन के अलावा इस्तारिन साम्राज्य के रईसों ने भी जूलिया से मुलाकात नहीं की थी। उसकी पहचान बहुत रहस्यमयी थी। केवल शाही महल में काम करने वाले और सम्राट के करीबी लोग ही जूलिया के बारे में जानते थे। ईमानदारी से कहूँ तो टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। अपनी शक्तियों के साथ मैं सेमीफाइनल तक पहुंच सकता हूं, या अगर मैं भाग्यशाली रहा तो शायद फाइनल तक भी पहुंच सकता हूं। लेकिन फाइनल में जीतने की संभावना 40% है। रुको, क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हारे अलावा गहरे समुद्र के महल में 5वीं श्रेणी के अन्य साधक भी हैं? अगर यह सच था तो पूरा इस्तारिन साम्राज्य खतरे में था। लॉरा ने आदित्य की लाल आंखों में देखा और यह समझने की कोशिश की कि वह क्या सोच रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने शांति से जवाब दिया, इस समय डीप सी पैलेस में 5वें क्रम के कई पावर हाउस हैं। उन बूढ़े मूर्खों ने 5वें क्रम तक पहुंचने के लिए 200 जोड़ साल से ज्यादा समय तक साधना की है। मैं समझ गया। आप जो पहले कह रहे थे उसे जारी रख सकते हैं। आदित्य ने ऊपर से शांत होने का नाटक किया, लेकिन अंदर से वह शांत नहीं था।
जैसा कि मैं कह रहा था कि टूर्नामेंट जीतने और अगला शासक बनने की मेरी संभावना 40% है। इससे अधिक नहीं। मेरी कम संभावनाओं का कारण एक निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित है। उसकी साधना मध्य 5वें क्रम में है। मध्य 5वें क्रम का। आदित्य को लगा कि उसके शब्दों से उसका खून ठंडा हो गया है। अगर एक शुरुआती 5वें क्रम का खिलाड़ी इतना शक्तिशाली था तो मध्य 5वें क्रम का क्या होगा। चूंकि टूर्नामेंट के दौरान हमें किसी भी कलाकृति, कवच, पालतू जानवर और शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए हमारे पास केवल अपनी ताकत पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जीतने के लिए मुझे 5वें क्रम के मध्य तक भी पहुंचना होगा। इसके लिए मुझे 5 स्टार या 4 स्टार खेती की गोली की आवश्यकता होगी जो मेरी खेती की गति में सुधार करेगी। गोली के साथ मैं टूर्नामेंट से पहले 5वें क्रम के मध्य तक पहुंच पाऊंगा। मिस लॉरा, हम आपको 4 स्टार कल्टीवेशन पिल क्यों देंगे? लॉरा दुश्मन पक्ष से थी। सिर्फ इसलिए कि उसने आदित्य के प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखाए, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे 4 स्टार कल्टीवेशन पिल देने जा रहा था। आखिरकार लॉरा उसकी दुश्मन थी और वह लॉरा का दुश्मन था। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी महारानी भविष्य में डीप सी पैलेस साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाने में रुचि रखती हैं। स्टारिन साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाने का वादा करके लॉरा चाहती थी कि आदित्य उसे 4 सितारा साधना की गोली दे जो उसे 5वें क्रम के मध्य को तोड़ने में मदद करेगी। मिस लॉरा, अगर आपने हमें धोखा दिया तो क्या होगा? कौन जानता है, शायद आप सत्ता पाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही हों। और बाद में जब आप सिंहासन पर बैठेंगी तो आप बदल सकती हैं या अपना असली रंग दिखा सकती हैं। ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। आदित्य लॉरा के प्रस्ताव में दिलचस्पी रखता था लेकिन उसे उस पर पूरा भरोसा नहीं था। लॉरा को यह भी पता था कि स्टारिन सम्राट उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। आदित्य किसी अजनबी के वादे पर क्यों यकीन करेगा? लॉरा उसके लिए अजनबी जैसी थी। ऊपर से वह स्टारिन के दुश्मन पक्ष से भी थी। ये कैसा रहेगा? हम दोनों एक आत्मा बंधन अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि पहला पक्ष दूसरे पक्ष को धोखा देता है तो पहले की आत्मा नष्ट हो जाएगी और पहले पक्ष को मार दिया जाएगा। लॉरा इस गठबंधन के बारे में बहुत गंभीर दिख रही थी। मिस लॉरा, इससे पहले कि मैं सहमत हो जाऊं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप स्टारिन साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती हैं? भले ही स्टारिन साम्राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीप सी पैलेस उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर हमारे दोनों साम्राज्य लड़े तो स्टारिन साम्राज्य हार जाएगा। आदित्य इस महिला की स्वर्गीय सुंदरता या किसी भी चीज से मोहित नहीं था। जब बात व्यापार या राजनीति की आती थी तो आदित्य को सिर्फ अपने हित की परवाह थी। महाराज, मैं डीप सी पैलेस के भूतपूर्व राजा की दत्तक पुत्री हूँ। मैं लंबे समय से सिंहासन पर बैठना चाहती थी और अपने पिता द्वारा शुरू किए गए कार्यों को पूरा करना चाहती थी। कौन सा है? डीप सी पैलेस एम्पायर में नस्लवाद को खत्म करना। दुर्भाग्य से मेरे पिता अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके। मुझे उनके सपने विरासत में मिले हैं। मैं चाहता हूं कि डीप सी पैलेस एम्पायर एक ऐसी जगह बने जहां नस्लवाद और भेदभाव मौजूद न हो। ये बहुत ही नेक सपना है, तुम्हें याद है लॉरा? लेकिन फिर आदित्य की आंखें ठंडी होने लगीं। उसने लॉरा की तरफ ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो इस मनगढ़ंत कल्पना पर विश्वास करूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने स्टारिन साम्राज्य से मदद मांगने का फैसला क्यों किया। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास दूसरे विकल्प भी थे। लॉरा ने अपना सिर नीचे करते हुए अपने होंठ काटे। एक सिंहासन की छवि जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था उसकी आंखों के सामने घूम गई। मैं गहरे समुद्र के महल के साम्राज्य को बदलना चाहता हूँ। हजारों सालों से हम समुद्री पानी के नीचे छिपे हुए हैं। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 150। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 150। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लॉरा ने अपना सिर नीचे करते हुए अपने होंठ काटे। एक सिंहासन की छवि जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था उसकी आंखों के सामने घूम गई। मैं गहरे समुद्र के महल के साम्राज्य को बदलना चाहता हूँ। हजारों सालों से हम समुद्री पानी के नीचे छिपे हुए हैं। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। राजा लुईस जमीन पर अपना पैर जमाना चाहता था, इसलिए उसने स्टारिन साम्राज्य पर कब्जा करने का लक्ष्य बनाया क्योंकि उसे लगा कि स्टारिन साम्राज्य पर कब्जा करना आसान होगा। दुर्भाग्य से कोई भी उसके असली इरादे को नहीं समझ पाया। अंत में वह सिर्फ जमीन पर अपना पैर जमाना चाहता था। आपको पहले से ही पता होगा कि डीप सी पैलेस के लोग बहुत ही सभ्य और थोड़े संकीर्ण सोच वाले हैं। मेरे जैसे कुछ ही लोग हैं जो असली कारण को देख पाए हैं। हर कोई लुई से बहुत असंतुष्ट था क्योंकि वह एक ऐसे युद्ध में शामिल हो गया जिसमें वे शामिल नहीं थे और जिसमें 5 लाख सैनिकों की जान चली गई। लगभग सभी ने लुईस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वे ये समझने में विफल रहे कि सतह पर जाकर हमला करने और सतह पर स्थित राज्य पर कब्जा करने से उनके साम्राज्य को क्या लाभ होगा।
लॉरा ने यह सुनिश्चित करने के लिए विराम लिया कि आदित्य समझ गया है कि वह यहाँ क्या कहना चाह रही थी। तो तुम्हारा भी इरादा लुइस जैसा ही है। आदित्य ने ठंडी मुस्कान के साथ लॉरा की ओर देखते हुए अपनी तर्जनी से मेज पर थपथपाया। लॉरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सर, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। लुइस का इरादा ज़मीनी इलाकों पर कब्जा करना था, लेकिन उसके तरीके सही नहीं थे। लुइस डीप सी पैलेस का विस्तार करना चाहता था, जबकि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। महाराज, मैं अपने 2 राज्यों के बीच व्यापार साझेदारी स्थापित करना चाहता हूँ। मेरा इरादा समुद्र और ज़मीन को जोड़ना है। हज़ारों सालों से हम समुद्र के नीचे रह रहे हैं। अब कुछ बदलाव का समय आ गया है। किसी भी ज़मीनी इलाके को जीतने का विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। लॉरा के पास भविष्य के लिए कुछ महत्वहीन योजनाएं भी थीं जो किसी भी तरह से स्टारिन साम्राज्य या उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इसलिए लॉरा को लगा कि उसे आदित्य को अपनी उन योजनाओं के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अंत में आदित्य और लॉरा दोनों ने डिनर करते समय 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत की। डिनर करने के बाद आदित्य और लॉरा दोनों ने एक आत्मा बंधन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया जो किसी भी पक्ष को दूसरे को धोखा देने से रोकता है। अनुबंध में निम्नलिखित 2 शर्तें थीं जो दोनों पक्षों पर लागू होती थीं। पहली शर्त, दोनों पक्षों में से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्ष या दूसरे पक्ष की संपत्ति या दूसरे पक्ष के हित को नुकसान पहुंचे। दूसरी शर्त यह है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों दल एक साथ गठबंधन तोड़ने पर सहमत न हो जाएं। यहाँ एक पीक 4 स्टार कल्टीवेशन पिल है, जैसा कि मैंने वादा किया था। लॉरा से बात करते हुए आदित्य को पता चला कि न तो लॉरा और न ही डीप सी पैलेस के किसी भी व्यक्ति को पता है कि जूलिया कौन है। उन्हें लगता है कि जूलिया आदित्य की अनौपचारिक मंगेतर है। जेड बोतल में रखी पीक 4 स्टार कल्टीवेशन गोली लेते हुए लॉरा ने आदित्य को दिल से धन्यवाद दिया। धन्यवाद, सर। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि हम दोनों ने एक गठबंधन में प्रवेश किया है, इसलिए आप मुझे आदित्य कह सकते हैं। लॉरा को यह जानकर राहत मिली कि उसका साथी घमंडी और बहुत घमंडी व्यक्ति नहीं था। अधिकांश सम्राट या महारानी अपने बच्चों को भी महामहिम के अलावा किसी और नाम से संबोधित करने की अनुमति नहीं देते। बस इन सरल शब्दों ने आदित्य के बारे में बहुत कुछ कह दिया। 1 घंटे की बातचीत के बाद लॉरा ने पाया कि आदित्य बहुत ही सहज और लापरवाह है, जिससे उनके लिए गहरी बातचीत करना आसान हो गया। ऐसी स्थिति में कृपया मुझे लॉरा ही कहें। ठीक है, मुझे डिनर पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मिस जूलिया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैंने आपकी डेट में बाधा डाली थी। लॉरा ने जूलिया को माफ़ी के तौर पर विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। मैं समझती हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। जूलिया ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि पीछा करते समय कई पुरुष उसे और लॉरा को घूर रहे थे। कुछ पुरुषों ने अपनी आंखों में वासना को छिपाने की कोशिश भी नहीं की, जिससे जूलिया को घृणा महसूस हुई। आदित्य, मैं विदा लेती हूँ। अगर कोई बड़ी घटना घटती है जिससे हमारी दोनों की योजनाएं बदल सकती हैं, तो मैं पत्र अवश्य भेजूंगी। अभी के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता, तब तक कोई भी स्टारिन साम्राज्य पर हमला नहीं करेगा। अगर मैं महारानी बनने में कामयाब हो जाती हूँ, जो कि सबसे अधिक संभावना है, तो आप कभी ऐसा दिन नहीं देखेंगे जब हमारे दोनों साम्राज्य आपस में टकराएं। लॉरा ने इस यात्रा से 2 बड़ी चीज़ें हासिल की हैं। एक तो एक अत्यंत दुर्लभ साधना गोली थी जो उसकी योजनाओं को अगले चरण तक ले जाने वाली थी, और दूसरी यह कि उसे एक शक्तिशाली सहयोगी मिल गया था। मुझे भी उम्मीद है कि ये दिन कभी नहीं आएगा। अन्यथा मुझे व्यक्तिगत रूप से डीप सी पैलेस का दौरा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आदित्य हल्के से मुस्कुरा रहा था और इस स्वर में कोई हत्या का इरादा नहीं था, फिर भी लॉरा को एक पल के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी कांपती हुई महसूस हुई। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उस तीव्र हत्या के इरादे को याद कर सकती थी जिसने लगभग उसका गला घोंट दिया था। भले ही यह आदमी एक नौसिखिया 3 ऑर्डर से ज़्यादा कुछ नहीं था, लॉरा की वृत्ति ने उसे बताया कि यह आदमी उन पुराने 5 ऑर्डर भूतों से भी ज़्यादा खतरनाक था जो सदियों से रह रहे हैं। ठीक है, मैं विदा लेता हूँ। अगले ही पल लॉरा सड़क से गायब हो गई। उनके पास से गुजर रहे लोग आदित्य और जूलिया को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी तेज़ गति से कैसे चल सकता है। आम लोगों की नज़र में लॉरा प्रकाश की गति जितनी तेज़ चल रही थी। क्या हम अपनी डेट जारी रखें? आदित्य ने पूछा, ये जानते हुए कि डेट के दौरान बीच में रोके जाने से वह थोड़ी नाराज हुई होगी। ठीक है। योजक चिन्ह। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य और जूलिया से अलग होने के तुरंत बाद लॉरा ने हाई टाइड हार्बर शहर नहीं छोड़ा। अभी वह शहर के एक खास हिस्से में जा रही थी जहां उसके लोग उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद लॉरा एक आलीशान सराय में दाखिल हुई जिसे उसने रात के लिए किराए पर लिया था। दस्तक। कौन है भाई? केट, यह मैं हूँ। दरवाज़ा खोलो। क्लिक करें। दरवाज़ा खोलने के बाद लॉरा अंदर चली गई। कमरे के अंदर लॉरा के अलावा एक और जलपरी थी जो नौकरानी की पोशाक पहने हुए थी। यह महिला लॉरा की निजी नौकरानी थी जब से भूतपूर्व डीप सी पैलेस सम्राट ने उसे गोद लिया था। पूरी दुनिया में केट उन कुछ लोगों में से एक थी जिस पर लॉरा अपने सभी रहस्यों पर भरोसा करती थी। मेरी महिला, भगवान का शुक्र है कि आप वापस आ गई हैं।
मैं बहुत चिंतित था। हम शापित मनुष्यों पर भरोसा नहीं कर सकते। कौन जानता है कि जब हम अपनी रक्षा कम करेंगे तो वे हमें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। केट एक खूबसूरत जलपरी महिला थी। केट के बाल हल्के नीले रंग के थे और पुतलियां काली थीं। केट 37 साल की थी, लेकिन देखने में वह 20 की उम्र की लग रही थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद लॉरा असहाय होकर मुस्कुराए। फिर वह सोफे पर बैठ गई। भले ही इस शहर के इंसान मेरे साथ कुछ करना चाहें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप भूल गए कि मैं 5वीं श्रेणी की हूँ? इसके अलावा इंसान हम पर हमला क्यों करेंगे, जबकि हम भी इंसानों से अलग नहीं दिखते? जलपरी और जलपरी में इंसानों में स्वतंत्र रूप से रूपांतरित होने की यह नस्लीय क्षमता थी। उनका निचला शरीर वापस इंसानों जैसे पैरों में बदल जाता था। कुछ मायनों में जब जलपरी अपने मानव रूप में होती थीं तो वे इंसानों से अलग नहीं होती थीं। फिर भी हम अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दे सकते, खासतौर पर तब जब हम ऐसे शहर में हों जो शक्तिशाली जंगली ड्रैगन और वायवन से घिरा हो। इस शहर में आने से पहले केट और लॉरा इस शहर की रक्षा करने वाली ताकतों के बारे में जानने में कामयाब हो गई थीं। लॉरा की तेज चपलता की वजह से ही वे दोनों बिना किसी की नज़र में आए यहाँ आ पाईं। 5वें क्रम की चपलता चौथे क्रम के लिए बहुत तेज थी। जब लॉरा ने अपनी आभा को दबाया और यहाँ आए तो कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया, सिवाय आदित्य के, जो उसे परास्त करने में सक्षम था और उसे छत पर लाने में कामयाब रहा। चिंता मत करो, अब हमें छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी हम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस शहर में किस्मत से व्यक्तिगत रूप से इस्तारिन सम्राट से मिल चुका हूँ और उनसे मिल चुका हूँ। लॉरा इस बात से बहुत खुश थी कि उसके लिए चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही थीं। उसने शुरू में सोचा था कि उसे इस्तारिन सम्राट से मिलने में कम से कम कुछ दिन तो लगेंगे ही। इस्तारिन सम्राट से मिलना। सम्राट यहाँ क्या कर रहे थे? केट, लॉरा की नौकरानी, यहाँ उलझन में थी। पता चला कि राजा जूलिया नाम की एक महिला के साथ डेट पर था। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। अब मैं और राजा इस आत्मिक बंधन अनुबंध में प्रवेश कर चुके हैं जो हमें सहयोगी बनाता है। अगला कदम शुरुआती चरण को तोड़ना और प्रतियोगिता से पहले 5वें क्रम के मध्य चरण में प्रवेश करना होगा। मेरी महिला, क्या हम वापस जा रहे हैं? केट को इंसानों से नफरत थी, लेकिन उसे इस शहर में रहना अच्छा लगा क्योंकि यह पहली बार था जब वह सतह पर आई थी। अगर संभव हो तो वह यहाँ कुछ समय बिताना चाहती थी। नहीं, हम अगले 2 दिन आराम करेंगे। मैं पिछले 1 साल से साधना कर रहा हूँ। मैं भी एक ब्रेक लेना चाहता हूँ और इसका आनंद लेना चाहता हूँ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें।